चलिए, आज आप लोगों का ये जो आफ्टरनून सेशन शुरू करते हैं। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है ना? ओके, फाइन। यस सर। ठीक है। देखिए, जो आज का हमारा सेशन है, आज शुरुआती दिन है और ये कोर्स आगे आगे जितना बढ़ जाएगा, मैं एक चीज आप लोगों को पहले दिन कह देता हूँ, और भी कई लोग हैं आ जाएंगे। मैं एक चीज आप लोगों को पहले दिन कह देता हूँ, इस कोर्स में ऐसा होगा कि जो शुरू का बात है, मान लीजिए राशि, भाव, ग्रह, ये सब कुछ मैं बताते जाऊंगा। हो सकता है कुछ आपका पुराना चीज है जो आप लोगों को मालूम है, निश्चित रूप से मालूम है, और कुछ है निश्चित रूप से उसमें आप लोगों को नया मिलेगा। लेकिन हमारी जो कोर्स है, ये प्योरली केपी एस्ट्रोलॉजी मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष का कोर्स होगा। अब लोगों का मान लीजिए केपी एस्ट्रोलॉजी है क्या, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष है क्या, और बाकी एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्म से इसका डिफरेंस क्या है। आप लोगों का अगर वैदिक ज्योतिष का अगर नॉलेज है, तो आप लोग जानते हो कि ज्योतिष में हम क्या करेंगे, किसी भी मनुष्य का, इंसान की अदृष्ट देखने की प्रयास करेंगे। अदृष्ट मतलब जो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, हम तो अतीत बीत चुका तो हम अतीत जानते हैं, हम वर्तमान में है तो हम वर्तमान को भी जानते हैं, लेकिन भविष्य क्या है कौन जाने, भविष्य में है क्या कौन जाने, हु नोस। अब इसी कारण ये भविष्य जानने का जो प्रयास, इससे ही ज्योतिष का उद्भव हुआ था। और ये जो इंसानी जीवन है, एक इंसान में मन है, बुद्धि है। जो बाकी पशु पक्षी है उनमें ना मन है ना बुद्धि है, उसमें आत्मा है बट उसमें मन और बुद्धि नहीं है। मैं अगर कहूंगा कोई शेर है, भालू है, तो निश्चित रूप से वो एक आत्मा है, लेकिन उसमें मन और बुद्धि नहीं है। इंसान में मन और बुद्धि है, और इस मन और बुद्धि के कारण इंसान सोच सकता है, और एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस के अनुसार इंसान का जो एक्सपीरियंस होता है कि सभी सबको देखता है, कोई अच्छा है कोई बुरा है। हम सभी देखते हैं कोई अच्छा है, हमारे आंखों के सामने बहुत लोग मर जाते हैं और हम देखते हैं कि लोग मरते हैं। हमें पता है कि जो जीव अमर नहीं है, मरेगा, और हम सब मरेंगे, एक ना एक दिन मरेंगे। कब वी डोंट नो, हम सब मरेंगे। परंतु जितना दिन है आगे का, कैसे रहेंगे, आसपास अड़ोस पड़ोस लोगों को हम देखते हैं वो खराब है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई अच्छाई में है, तो उसमें हमारे मन में शंका आता है कि उसका है, उसका क्या हुआ, मेरा हो सकता है। एक इंसान की दूसरे की दुख देख के, दूसरे की पीड़ा देख के, जंत्रणा जातना देख के हर किसी का मन या दिल दुख जाते हैं। भगवान बुद्ध का भी ये हुआ था। भगवान बुद्ध मतलब व्हेन ही वाज सिद्धार्थ, तो उनको लोगों का जड़ा और मरण देख के बड़ा मन में तकलीफ या कष्ट हुआ था। अब उसी जड़ा मरण को देख के वो डर नहीं गए, वो जड़ा मरण का रीजन क्या है और उससे मुक्ति पाने का
रास्ता क्या है वो ढूंढने के लिए वो महानिर्वाण किया, वो साधना किया, और उन्होंने समझा कि भाई जो जिसका डेस्टिनी में है वो होना है, लेकिन अगर हम अपना मन को शांत करें, अगर हमारा मन को शांत करें और बुद्धि को भ्रमित ना करें तो हम ठीक रहेंगे। तो हमारे मन शांत नहीं होगा और बुद्धि भी हमेशा विभ्रांत होता ही रहेगा। कलयुग है, तो सतयुग से भी, दापर से भी, कलयुग में भी इंसानों के अंदर मन है, बुद्धि है और आत्मा है। और आत्मा मतलब एक जीवन, इंसानी जीवन मतलब वह एक शरीर, एक मन और एक आत्मा, इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट से एक मनुष्य जीवन चलता है। और इस मनुष्य जीवन में मनुष्य को अच्छा बुरा सभी का ज्ञान है, और इसी कारण सभी चाहते हैं कि मेरे अच्छा हो जाए, मेरा बुरा ना हो जाए। परंतु आगे क्या है, अगर कोई बुराई है तो हम क्या करेंगे, ये सब जानने के लिए ही इस ज्योतिष का उद्भव हुआ है। अब देखिए कि ये ज्योतिष शब्द, ज्योतिष जो शब्द है, इस शब्द क्या है, ज्योतिष, ज्योति इस मतलब ईश्वर, ज्योति मतलब जो हम देखते हैं, ईश्वर की ज्योति। तो ईश्वर की आंख से जब हम देखेंगे, ये है ज्योतिष। हम सभी जानते हैं कि एक भगवान है, वही सबका भूत वर्तमान और भविष्य देख सकता है। ही नोज एवरीथिंग, ओनली गॉड नोज, हम नहीं जानते हैं। जब कोई इंसान उस गॉड वाली क्वालिटी, देखने की क्वालिटी, आगे क्या है, भविष्य में क्या है, या जो भी है, आगे पीछे जो भी है, वर्तमान जो भी है, उस ईश्वर की ज्योति से देख पाएंगे तभी वो ज्योतिष। और यह है ज्योतिष। इसी कारण ज्योतिष शास्त्र, हमारी प्राचीन काल में जो ज्ञान की चर्चा होता था, आप सभी को पता है कि जो ज्ञान की चर्चा होता था हमारे मतलब भारत भूमि में, सनातन में, तो उस पूरी ज्ञान को, अखंड ज्ञान को ऋषियों ने बताया था, इट्स वेद, वेदास की मतलब नॉलेज, ज्ञान। अब उस अखंड टोटल जो ज्ञान, टोटल कंप्लीट ज्ञान, उस ज्ञान को उन्होंने 4 हिस्सा में बांटा था, ऋक, साम, यजु, अथर्व, और 4 ही वेद। अब हर एक वेद की 6 अंग होता था, 6 लिम्स ऑफ वेदास। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारा अंग है, आंख है, नाक है, कान है, हाथ है। तो वेदास मतलब नॉलेज का 6 लिम्स, 6 अंग में देखो, उसमें काव्य था, दर्शन था, जो भी था, बट ज्योतिष वाज ए मोस्ट, मतलब ज्योतिष सबसे क्या कहूंगा, ऊपर वाला जो पार्ट को कहूंगे कि ज्योतिष को कहते हैं ज्योतिषांग वेदानांग चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख। अब इस ज्योतिष शास्त्र का जो अध्ययन प्राचीन काल में ऋषियों ने करते थे, उनके अपना जो डिसिप्लिन, जब उनके आश्रम में पढ़ने के लिए आते थे, उसको पहले ज्योतिष का ज्ञान नहीं दिया जाता था। पहले बहुत सारा छंद, काव्य, ये सब पढ़ो। आप जब एडवांस लेवल में जाओगे, हायर लेवल में, तब आपको ज्योतिष का, बिकॉज ज्योतिष इज द सब्जेक्ट ऑफ हायर लेवल। जैसे आज के दिन में कहते हैं ना, हम लोग बना लिए हैं आज के लेवल में, मास्टर्स है, वो है, उसके बाद ज्योतिष हायर लेवल वाला बात है। तो सीधा बात, ज्योतिष बड़ा इजी नहीं होगा, लेकिन बहुत टफ भी नहीं है, लेकिन इसको हमें समझना पड़ेगा, हमें धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ऊपर जाना पड़ेगा। मैं इस कोर्स में एक चीज कहूंगा, शुरू का क्लास में आप लोगों को शायद सेम चीज लगेगा, लेकिन क्लास जितना आगे बढ़ता जाएगा, मैं सबको कहूंगा हर रोज क्लास में रहिएगा और सवाल जवाब करिएगा। एक चीज मैं कह दूं, क्लास के शुरू में आप लोग पिछला क्लासेस का कोई भी डाउट्स है पूछ लीजिएगा, मैं उस डाउट्स का क्लियर करूंगा। फिर उस दिन का जो टर्न है, उस दिन का टर्न में रहूंगा और उस दिन की बातचीत होगा, और उस दिन की बातचीत के बाद उस दिन का ही बात में रहेंगे। अब पुराना चीज क्लास के एंड में ना रखिएगा, पुराना चीज कोई भी क्लास के शुरू में दे दीजिएगा। क्लास के अंत में हर क्लासेस का जो स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, नोट्स कुछ लिखाने की दरकार है लिखा दूंगा, क्लास में जो बोला जाएगा उसका रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा।
देखिए, आप लोगों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लोग हो। आप लोगों में कोई हो सकते हो कि आप एकदम कुछ नहीं जानते हो, ज्योतिष में जीरो हो, या फिर आप में कोई हो सकते हो कि जिनका ज्योतिष का नॉलेज है, पराशरी का नॉलेज है, कोई बीएनएन करके हो, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सबका इक्वल लेवल की बात करूंगा। और क्लास के बहुत सारा चीज हो सकता है कि आप लोगों का किसी किसी का क्लास में वो चीज क्लियर नहीं हो पाया। मैं तो अपना बोल के निकल गया कि क्लास में आपको लगा ठीक है ये मैं समझ लिया, तो आप रिकॉर्डिंग उसको बढ़िया ढंग से 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा, जो लोग नए हो। और सुनने के बाद आप उस चीज को, पहले 7-8 घंटा का जो खेल है, मैं को कह देता हूँ, बड़ा इजी बात है। मैं प्लेसिडस हाउस डिविजन सिस्टम भाप चलित पत्री में जब चला जाऊंगा, भाप चलित पत्री और D1 और डी, मतलब जिसको भाप चलित, हमारे जो भाप चलित चार्ट और D1 में डिफरेंस समझाने के बाद जब प्लेसिडस सिस्टम में चले जाऊंगा, फिर स्टार लॉर्ड थ्योरी होगा। स्टार लॉर्ड थ्योरी के बाद साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड थ्योरी होगा। सब लॉर्ड से प्रेडिक्शन, केपी रूल जारी होगा। कृष्णमूर्ति जी का जितना भी रूल है, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप रूल देता जाऊंगा। और उस रूल के बाद हम लोग कोई भी चीज का प्रेडिक्शन हम लोग करेंगे। हम लोग इनर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, बेस। देखिए, किसी का शादी होगा कि नहीं होगा, किसी का बर्बादी होगा कि नहीं होगा, वो तो पत्र में लिखा है। मैं ये एक दो चीज नहीं है, मैं आप लोगों का जीवन में कोई भी इवेंट, एनी टाइप ऑफ लाइफ इवेंट हम कैसे समझेंगे, मैं उसके ऊपर बात करूंगा, ताकि आप लोग, मैं जो बेस बताऊंगा, आप लोग उसके ऊपर जितना पढ़ाई करोगे, आप अपने आप को जितना एनहांस करोगे, अपना नॉलेज को जितना बढ़ाओगे, उतना आप साथ प्रेडिक्शन कर पाओगे। देखिए, याद रखिएगा, ज्योतिष में ना हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन। और आप सभी को पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्शन। देखिए, भगवान किसी को बोल देगा कि तेरा कल वो होगा, ये भगवान, ही नोज एवरीथिंग, बट वी आर नॉट गॉड। हम भगवान नहीं है। हम प्रेडिक्शन करके उसको क्या बोलेंगे, जितना हमें दिखाई देगा। देखिएगा, बहुत सारा लोग कहता है कि इनका प्रेडिक्शन का एक्यूरेसी 70% है, किसी का 80% एक्यूरेसी है, किसी का 90% एक्यूरेसी है। अगर आप में से कोई हो, आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, मान लीजिए आप मेष राशि का जो एट्रीब्यूट्स है वो पढ़ लिए हो, बढ़िया से सुंदर से मेष राशि का एट्रीब्यूट, यू नो मेष राशि का एट्रीब्यूट। अब अगर उस मेष राशि का एट्रीब्यूट लेके आप किसी मेष राशि वाले को कहोगे, आप मेष राशि हो ना, आपका ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बोलेगा हाँ आप तो ठीक ही कह रहे हो। आपने क्या किया, आपने प्रेडिक्शन दिया अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। आपने प्रेडिक्शन किया अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। आपका जितना जानकारी है आप उसके अनुसार कहा, और वो उसने बोला, वो तो वो बोलेगा नहीं। अगर वो मेष राशि वाले हैं और अगर आपको मेष राशि का एट्रीब्यूट्स पता है, तो आप अगर कहोगे तो वो गलत नहीं बोलेगा, बोलेगा हाँ ठीक ही कह रहे हो, लेकिन पूरा ठीक नहीं है, बट ठीक कह रहे हो। तो पूरा ठीक नहीं है बट ठीक थोड़ा थोड़ा कह रहे हो, दैट मीन्स यू आर मेकिंग प्रेडिक्शन 20, 25, 30% करेक्ट, देन योर एक्यूरेसी 20, 25, 30%। अब जितना गहराई पे आप जाओगे, आप जितना डीप में जाओगे, आपका एक्यूरेसी उतना बढ़ता जाएगा। आप ज्योतिष में जो भी ज्योतिष है, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, आज से कई साल पहले हम बंगाल में हैं, तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि गंगा सागर में एक मेला होता है। गंगा सागर में वहाँ पे एक आश्रम है, तो उस मेले में पूरा भारत भूमि में चारों ओर से लोग आते हैं। जैसे प्रयाग में लोग कुंभ में स्नान करता है, गंगा सागर में मकर की स्नान करने के लिए जाते हैं। तो उसमें चारों ओर से साधु संतों का बड़ा मतलब, और सभी लोग ये कलकत्ता होके गंगा सागर में जाते हैं। और कलकत्ता में जब जाते हैं तो वहाँ पे बाबू घाट से वहाँ पे वो बास लॉन्च वगैरह सब वहाँ पे छोड़ता है। तो मैं उस समय उधर पे गया था, रास्ते पे देखा मैंने कि बाबा साधु वो बैठे हैं, और मतलब बड़ा बहुत एजेड इंसान बैठा है, बड़ा ऐसे ऐसे दाढ़ी है, और वो ना सब जो भी सामने जा रहा है उसका, किसी को फेस देख के, किसी को बोला हाथ दिखा बेटा, किसी को फेस देख के ऐसे ही बता रहा है और कुछ बता रहा है। मैं थोड़ा खड़ा हो गया, भाई मेरा इंटरेस्ट है पहले से, मैं देखने की प्रयास किया व्हाट इज डूइंग, क्या कर रहा है। और वो कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं, पैसा वगैरह कुछ नहीं लेना है। तो कोई लोग आके उसको सिगरेट बीड़ी दे रहा है और वो ले रहा है, कोई चाय लेके आया, चाय पिला रहा है तो चाय पी रहा है, मतलब कोई ऐसा खाना वगैरह ऐसा है, कोई सेब लेके आया, बोला बाबा सेब ऐसा, तो मैं देखा तो ये ले रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं खड़ा हो गया।
मैं भी थोड़ा सामने गया, तो मुझे कुछ कह दिया उन्होंने, कुछ कह दिया, एकदम फट से कह दिया। और मैंने सोचा उन्होंने जो कहा ये ठीक है, 40-50% ठीक है, मोटा मोटी ठीक है, एक्यूरेसी ठीक है, मोटा मोटी 40-50% ठीक है, बाकी जो है कह दिया। अब देखिए, जो सॉफ्ट हार्टेड है, जो लोग इमोशनल है, जो लोग थोड़ा पतला चरित्र का है, जिन लोगों का अपना जीवन का जो है ये मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है, अगर आप इस लोगों को कुछ 2-4-5 शब्द उसके बारे में कह दो, बोले हाँ आपने सही कहा, सही कहा, और ये भी ऐसे ही चलता है। और जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जो कॉन्फिडेंट है, आपको अगर उसको कहना है तो आपको उसको एकदम हिट करना है पर्टिकुलर जगह पे। तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहा है, ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऐसा कि नहीं कि सब कुछ जानकर मतलब सब जान के प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा नहीं है। और मेरा गुरुजी मुझे सिखाया था, मतलब मैं जहाँ पे भी सिखाया था कि प्रैक्टिस करना चालू करो, जो सीखे हो उसका एप्लीकेशन करना चालू करो, जितना एप्लीकेशन करोगे उतना तुम्हारा शार्पनेस बढ़ेगा, और एप्लीकेशन करते करते तुम्हारा अपना नॉलेज गेन होगा। जैसे आप सभी को पता है कि जो लोग लॉ प्रोफेशन में काम करते हैं, वो लोग क्या सब कानून जानता है? नेवर। कानून बहुत बड़ा चीज है। तो वो लोग हर किसी भी एक केसेस आ गया, केस ले लिया, अब उस केस लेने के बाद वो पढ़ाई करता है, ये क्या है, कानून क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, पढ़ाई करता है, रात भर दिन भर पढ़ाई करता है, फिर उसके ऊपर वो केस तैयार करता है। तो जो भी प्रैक्टिशनर होगा ना, उनको ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जान के मैं प्रैक्टिस करूंगा। और मैं कह रहा हूं, मैं भी सब कुछ नहीं जानता हूं, मैं भगवान नहीं हूं ना। हाँ, बहुत दिन से कर रहा हूं तो थोड़ा मेरा जानकारी है, बट दैट नॉट मीन्स कि आई नो एवरीथिंग। जो किसी के मन में अगर ये आ गया कि मैं सब कुछ मुझे ज्ञात हो गया, बस उसका अप डाउनफॉल चालू हो जाएगा। अब चीज ये है कि ये जो ज्योतिष की जो बात है, आप लोग भी एकदम फ्रॉम द बिगिनिंग कोशिश करिएगा अपना सब कुछ देखने का। हाँ, बोलने का जो तरीका है, आपको अपना बाइंडिंग रख के बोलना पड़ेगा, लेकिन क्या है, आपको करना पड़ेगा शुरू से, धीरे धीरे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब एक चीज सुनिए, आप जो भी लोग ज्योतिष में आए हो, इस ज्योतिष का जो बैकबोन क्या है, हमारे भारत भूमि में हम विश्वास करते हैं कि जितना भी नॉलेज है, सभी नॉलेज का जो सृष्टि का मतलब सभी नॉलेज सृष्टि हुआ है भगवान से, फ्रॉम द गॉड्स, देवताओं से। अब चाहे भगवान शिव जी कहिए, भगवान विष्णु जी कहिए, भगवान ब्रह्मा जी कहिए, वही तो सब कुछ है। अब उन्हीं से भगवान शुक्राचार्य जी से लेके सभी के पास ये नॉलेज धीरे धीरे क्या हुआ, फैलता गया, आगे बढ़ता गया। नॉलेज वेद श्रुति था, वेद श्रुति था, ज्ञान जो नॉलेज था वो श्रुति था। वो प्राचीन हमारे ऋषियों वो लिख नहीं पाते, वो श्रुति में होता था कि गुरु कुछ बोला और शिष्यों ने डिसिप्लिन ने क्या किया, उसको फिर रिपीट किया और वो श्रुति में उसका नॉलेज हो गया। अब ये जो रिपीटेशन होता था, उसमें कई हजारों जो ऋषियों ने ये सीख लिया, आज से मान लीजिए 10,000 साल पहले। और हमारे देश में, पूरा भारत भूमि में बहुत ऋषियों का आश्रम था, बहुत ऋषियों का, और हर एक आश्रम में हर एक ऋषियों ने अपना जो डिसिप्लिन है उन लोगों का अपने अपने तरीका से सिखाते थे। और हर एक आश्रम में रिसर्च होता था, अलग अलग रिसर्च। अब देखिए, आज के दिन की तरह इंटरनेट मोबाइल का युग नहीं है कि मैंने एक थीसिस बनाया, तुम कैसे बनाए हो, ये नहीं है। वो पता ही नहीं था कि वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले ऋषि क्या कर रहा है, वो वाला ऋषि क्या कर रहा है, ये वाला मुनि क्या कर रहा है, उनका डिसिप्लिन को क्या सिखा रहा है। वो एक कॉमन कुछ था। लेकिन जो रिसर्च हो रहा है, तो इतने रिसर्च, मतलब एस्ट्रोलॉजी का जो रिसर्च, ज्योतिष का जो रिसर्च हुआ, इस रिसर्च का जो सबसे मतलब टोटल जो रिसर्च को फर्स्ट जिसको हम क्लब करना, मतलब क्लब नहीं, मिल्क किया था, दैट वाज महर्षि पराशर। आप सभी जानते हो कि ही वाज द सन ऑफ महर्षि गर्ग, और इसको हम भगवान पराशर भी कहते हैं, भगवान पराशर। अगर हमारे कोई कहेगा कि भाई
भगवान विश्वकर्मा जी इज द देवता ऑफ इंजीनियर्स, तो हम एस्ट्रोलॉजर का कौन भगवान है? हम कहेंगे भगवान पराशर जी। तो भगवान पराशर जी फर्स्ट मिल किया था टोटल नॉलेज को। पूरा भारत भूमि में जिधर पे भी जितना भी नॉलेज था उन्होंने फर्स्ट मिल किया था। और अगला पीढ़ी जो है उनका भी महर्षि जैमिनी जी फिर आगे बढ़ा और इस रिसर्च को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब मिल के जब किया था, देखो दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज ऑकल्ट साइंस, ये मेटाफिजिक्स का बात है। मेटाफिजिक्स में क्या है, ऋषियों ने क्या करते थे, ऋषियों ने अपना शरीर से, अपना सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर से, अपना सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म शरीर का बोध से जो अनुभव करते थे, जो फीलिंग जो वो सूक्ष्म शरीर में देख पाते थे, जो हम स्थूल शरीर में देख नहीं पाते, वो सूक्ष्म शरीर में देख पाते थे। देख के वो अपना फीलिंग, अपना ऑब्जर्वेशन को उन्होंने जो है वो क्या बनाया, रूल बनाया। आज से हजारों साल पहले दूर आसमान में जो तारे सितारे, हम आज के दिन में रात में जाके छत पे जाके रात में छत पे जाके देखते हैं, टिमटिमाते तारे, छोटा छोटा तारे है, वो सितारे जो वो मिट कर रहा है, हम उतना ही देख पाते। और आज से कई हजारों साल पहले उन ऋषियों ने उन सितारों का गतिविधि को मैपिंग कर लिया, कौन सी सितारे के साथ कौन सी तारे को कनेक्ट किया जाए खाली आंख से। ये तो बाइनोकुलर, ये तो 2000 साल पहले आया, 1500 साल 1400 साल पहले आया, 2000 वो हजारों 10,000 साल पहले खाली आंख से वो हर एक टिमटिमाते मिटाते जो तारे हैं उन लोग को ऑब्जर्व करके बताया कि दिस इज द स्टार, ये एक स्टार है। ये कुछ स्टार की जो है 2, 5, 100, 3, 2 ऐसे स्टारों का एक अलग अलग झुंड को उन्होंने ऑब्जर्व किया, बोला ये स्टार है, ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र है। और उन नक्षत्र का गतिविधि के ऊपर एट्रीब्यूट्स उनका ऑब्जर्व करके उनका एट्रीब्यूट्स बना दिया, बोला ये नक्षत्र का एट्रीब्यूट है, ये नक्षत्र का एट्रीब्यूट ये है, ये राशि नक्षत्र का कॉम्बिनेशन में फिर राशि घटित हुआ। और सब वो खाली आंख से किया, वो लोग सूक्ष्म शरीर में सब किया, वो लोग सूक्ष्म शरीर में जो देखा उन्हीं को उन्होंने रूल बना दिया, और आज के दिन में वो हमारे हाथ में है। तो प्राचीन ऋषियों ने जो देखा था उसको जो नियम बनाया था, उसी से नक्षत्र, उसी से राशि बना। फिर ग्रह की जो बात है, ग्रह भी उन्होंने देखा था। आप देखो खाली आंख पे ऊपर आसमान में जाके अगर आप देखोगे कौन सा स्टार है और कौन सा प्लेनेट है, आई डोंट नो, वो बोलता है तब हम समझ पाते हैं कि ठीक है, वो उसका जो मतलब थोड़ा ऑब्जर्व करके समझ में आता है, बट दे आर ऑल लाइक सेम। तो बात है उन्होंने सभी को ऑब्जर्व किया, सबका गतिविधि को ऑब्जर्व किया। आज के दिन में तो साइंस कहता है दिस प्लैनेट इज रेट्रोग्रेड, हजारों साल पहले उन्होंने देख के बताया था, अब ये कैलकुलेशन भी कर लिया था, अब ये शनि बकरी होने वाला है, दिस टाइम टू दिस टाइम। हाउ दे डिड, दे वर ग्रेट, हमारे वो पूर्वज थे, उन्हीं का हम जो है उत्तरसूरी है। तो उन्होंने जो बनाया था वो एक बहुत बड़ा, दिस इज अ बिग साइंस, दिस इज अ ग्रेट साइंस। अब कुछ सो कॉल्ड क्या कहूँगा मैं, जो पढ़े लिखे वाले लोग हैं, उन्होंने ज्योतिष को बड़ा नीचा दिखाता है। लेकिन ज्योतिष, हाँ हो सकता है बहुत सारा गलत लोग इस प्रोफेशन में आ गए हैं, बहुत सारा गलत लोग लोगों को थोड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को सर्वनाश करता है, उसी कारण थोड़ा ये प्रोफेशन बदनाम हुआ। लेकिन मैं कहता हूँ लोग तो डॉक्टर्स लोगों को पूजा करता है, दे आर पूजित, हाँ मैं भी पूजा करता हूँ, डॉक्टर्स आर लाइक भगवान। लेकिन आज के दिन में आप अगर आप किसी भी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाइएगा, सब पहले सीजर कर देता है। वाई, क्यों? दरकार नहीं है, सीजर कर दो। और बहुत सारा है कि उनका जो है बोला सीजर डॉक्टर हो गया, 10,000, 15,000, 20,000 बिल कर देता है, सीजर कर दो फटाफट। एक सीजर के बाद एक महिला का जो मतलब उसका लाइफ में बहुत सारा चीज को खो जाता है, सीजर के बाद उसका बहुत सारा आशा आकांक्षा है, उसका शरीर ऑपरेशन शरीर बन जाता है। एक है ओरिजिनल शरीर और एक ऑपरेशन शरीर, दोनों में बड़ा अंतर है। बहुत सारा डॉक्टर जो बहुत कुछ करता है, वो तो एक आज के दिन में एक बहुत बड़ा स्कैम है। मेडिकल साइंस जो ये बड़े बड़े जो
जो मेडिसिन का जो बड़े बड़े जो कंपनीज है, ये पूरा दुनिया में एक बहुत बड़ा स्कैम है। कौन कौन कुछ बोलता है? कुछ बोलता नहीं है। जितना गाली ज्योतिष को दो, क्यों? सनातन को दो गाली, हिंदू धर्म को गाली दो। ये जो सभ्यता है, सनातन की जो शास्त्र है, दिस इज अ ग्रेट सब्जेक्ट। ज्योतिषांग वेदानंद चक्षु, वेद की आंख होता है। कल किसका क्या होने वाला है उसको वो बता देगा कैलकुलेशन करके। सावधान हो जाओ भैया, सावधान हो जाओ भैया, तुम्हारा प्रॉब्लम होने वाला है, सावधान हो जाओ, ताकि जो बहुत गहरा प्रॉब्लम होने वाला है था, तुम सावधान होके सही रास्ते पे चलोगे, उस प्रॉब्लम थोड़ा घट जाए, ठीक हो जाए, घट जाए, कौन बताएगा? तो इस सब्जेक्ट को हम नमन करते हैं, इस सब्जेक्ट को हम पूजन करते हैं। लेकिन देखिए, ये एक रिसर्च की बात है। ज्योतिष जो बनते हैं ये रिसर्च के कारण, रिसर्च, दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। सीधा बात, रिसर्च करना। अब रिसर्च करने का टेंडेंसी सबका है नहीं। दुनिया में सभी सब कुछ करने के लिए जन्मे नहीं है। जो कुछ करने के लिए जन्म लिया है वो वही करेगा, और सबके अंतरात्मा सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसके अंतरात्मा जो एक्सेप्ट करता है वो वही करे, ताकि आत्मा को सुकून मिले। आप लोग दोपहर को 3 बजे है, आप लोग एस्ट्रोलॉजी लेके बैठ गए हो, मेरी भाषण सुन रहे हो, मैं क्या कहूँगा, स्टार, प्लैनेट्स, साइन कहूँगा, आप लोग सुन रहे हो, बिकॉज आप लोगों का आत्मा को शांति देता है, ये शांति देता, आत्मा को सुकून देता है। ये आप लोगों का पैशन है। वाई? दुनिया में बहुत सारा लोग है, एक लार्ज परसेंटेज जिनका आत्मा को ये बड़ा सुकून देता है। कौन? ये ज्योतिष। एस्ट्रोलॉजी ये एक साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ज्योतिष है, ये हमारे भारत की प्राचीन जो है। अब देखिए, इसका बहुत प्रकार का, अगर दुनिया में किसी भी एक सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है, मैं कहूंगा कि ज्योतिष का सबसे ज्यादा रिसर्च हुआ है, सबसे ज्यादा। इसके बिकॉज दिस इज सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। अब आप कोई 600 साल रिसर्च कर रहा है, कोई 700 साल रिसर्च कर रहा है, कोई 200 साल, कोई 50 साल रिसर्च कर रहा है, और हमारे ये सब्जेक्ट हजारों साल से रिसर्च हो रहा है। 10,000, 12,000, 15,000 पहले से ये रिसर्च हो रहा है, ऋषियों ने कर रहा है रिसर्च, और हम भी रिसर्च कर रहे हैं, और हम आगे रिसर्च करते जाएंगे। तो ये सबसे ज्यादा, तो इसका मॉडिफिकेशन सबसे ज्यादा हुआ है। जिसमें जितना रिसर्च होगा, जिसके जितना काम होगा, उसका मॉडिफिकेशन उतना ज्यादा होगा। और इसी कारण आज के दिन में ज्योतिष का इतना पार्ट है। कोई कहता है पराशरी ज्योतिष, नो प्रॉब्लम। कोई कहता है जैमिनी ज्योतिष, नो प्रॉब्लम। एक ताजिक मत है, नो प्रॉब्लम। कोई लाल किताब कहता है, नो प्रॉब्लम। वेस्टर्न वाले जो है वो हमारे पूरा इंडियन जो है उसको पूरा मान्यता नहीं दिया, वो कुछ अपना लगाया, वो कहता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। देखिए, कोई कहता है भृगु नंदी नाड़ी, BNN, किसी ने तो उसको, उसका भी कुछ नाम को चेंजेस कर दिया, मैंने BNN को भी उसका नाम भी कोई चेंज कर दिया आज के दिन में, नो प्रॉब्लम, एक नाम चेंज दे दिया। कोई कहता है कि आपका जो है चंद्रकला नाड़ी, विष्णु भाव नाड़ी, तो मतलब अलग अलग। और हम जो कर रहे हैं ये KP एस्ट्रोलॉजी। क्यों? क्योंकि एक रिसर्च हुआ था आज से करीब 100 साल पहले से, आज से करीब 100 साल पहले एक रिसर्च चालू हुआ था 1920s के बाद। और उन रिसर्च में चेन्नई बेस्ड सम लेजेंड पर्सन्स, मतलब जो रिसर्च वाले लोग हैं एस्ट्रोलॉजिकल, जिनका वैदिक का बड़ा फास्ट नॉलेज था, वास्ट नॉलेज एंड कॉन्क्रीट नॉलेज था वैदिक का, भारतीय ज्योतिष का जिसका कॉन्क्रीट नॉलेज था, उन्होंने एक नया प्रकार की रिसर्च के ऊपर काम करना चालू किया। कि बोला हम ऐसे ऐसे एक रिसर्च करने के प्रयास करेंगे ताकि किसी भी इंसान की, जो देखो अलग अलग तरीका है, अलग अलग ढंग है, जो वैदिक वाले हैं या जो ताजिक वाले हैं, जो लाल किताब वाले हैं, सबका थोड़ा अलग अलग तरीका है। तो उन्होंने भी एक नया तरीका के ऊपर काम करना चालू किया कि हम ऐसे ऐसे देखेंगे किसी भी जीवन की अदृष्ट, किसी भी इंसान के अदृष्ट को ऐसे ऐसे देखने की प्रयास करेंगे और हम निश्चित देख पाएंगे। और उस रिसर्च में पूज्य कृष्णमूर्ति जी ही बिकेम ए पार्ट ऑफ दिस रिसर्च। और उन्होंने क्या किया, उस रिसर्च को और आगे बढ़ाया। उनका अपना एक स्टूडेंट बेस था, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट टीचर। तो उन्होंने उस रिसर्च को और आगे बढ़ाया,
और सबसे ज्यादा मेहनत करना, सबसे ज्यादा योगदान अपना बना लिया बिकॉज ऑफ हिज ओन डिवोशन। अब पूरा का पूरा टीम मिल के एक नया प्रकार का प्रेडिक्शन टेक्निक बना लिया, तैयार कर लिया, जो पूज्य कृष्णमूर्ति जी जिसमें सबसे ज्यादा वो उस रिसर्च को पूरा कंट्रोल किया। और फिर उन रिसर्च का जो रिजल्ट है, रिसर्च का जो रिजल्ट आउटकम, बहुत सालों से रिसर्च करने के बाद उन्होंने उस रिजल्ट की जो मतलब जो रिजल्ट उनको मिला है वो उनकी आर्ट सिस्टम मैगजीन में वो लिखता गया, छपता गया कि ऐसे होने से ऐसे ऐसे घटित होता है। अब धीरे धीरे 1950s के बाद, 1960s के बाद से बहुत लोग जो वैदिक प्रैक्टिशनर थे या और प्रकार के प्रैक्टिशनर थे, वो उन्होंने इस रिसर्च में या इस टेक्निक्स को अपनाना शुरू किया। बहुतों ने या सभी ने इसका फ्रूट्स या इसका रिजल्ट देख के बड़ा खुश हुआ और रिसर्च और भी आगे बढ़ा आफ्टर कृष्णमूर्ति जी। परंतु ये जो टेक्निक्स है इसको हम केपी एस्ट्रोलॉजी इसलिए कहते हैं बिकॉज कृष्णमूर्ति जी का नाम इसमें ऐड कर दिया। अब ये है क्या? वैदिक ज्योतिष का कोई नया नहीं, सभी वही चीज भाई, राशि है, ग्रह है, भाव है, यही है, परंतु देखने का नजरिया बदल गया, थोड़ा तरीका चेंज हो गया। अब कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, वैदिक ज्योतिष जो 10,000, 12,000, 15,000 साल से जिसका रिसर्च हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों ऋषियों ने जिसके ऊपर रिसर्च किया, तो उन्होंने इन रिसर्च को कितना ज्यादा, कितना गहराई से क्या किया, एनहांस किया, इंक्रीज किया। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़ गया और वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिकम वेरी फास्ट, क्योंकि अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग नजरिया से उसको एक्सप्लेन कर दिया, उनकी अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे दिया। व्हाट दिस आर ऑल ऑब्जर्वेशन। अष्टम में शुक्र है वो होता है, दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ सम ऋषिज। लग्न में केतु होने से ये होता है, किसी ऋषियों का ऑब्जर्वेशन है। ये राजयोग होने से ये होता है, ये केमद्रुम योग होने से ये होता है, ये गजकेश्वरी योग होने से ये होता है। और वो ऋषियों ने ऑब्जर्व करके देखा और उन्होंने अपना रूल बना दिया कि दिस विल हैपनिंग फॉर सच कॉम्बिनेशन। तो ये जो रिसर्च हुआ था, मतलब जो साउथ इंडियन चेन्नई बेस्ड जो स्कॉलर्स इंक्लूडिंग कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने जो रिसर्च को आगे बढ़ाया था, ये नक्षत्र बेस्ड रिसर्च हुआ। नक्षत्र बेस्ड रिसर्च हुआ मतलब मैं क्या कहा, हमारे प्राचीन ऋषियों ने किसको देखा था, ऊपर आसमान में टिमटिमाते हुए सितारों को, नक्षत्र को। उन्होंने उन नक्षत्रों को ऑब्जर्व किया था। उन्होंने उन नक्षत्रों को ऑब्जर्व करके उन एक नक्षत्रों का एट्रीब्यूट्स निर्णय कर लिया था और उस नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन भी उन्होंने देना चालू कर दिया था। आज के दिन में भी हमारे भारत भूमि में जो पंचांग बनता है रेगुलर, चाहे जो भी कुछ होता है, ऑल द प्रेडिक्शन आर ऑन पंचांग बेस्ड, नक्षत्र बेस्ड। शुभ मुहूर्त तो कौन है, शुभ क्या है, सब नक्षत्र बेस्ड है। शादी, ब्याह, अन्नप्राशन, गात्र हरिद्रा, गृह प्रवेश, ये जो सब कुछ का जो पंजिका में आता है वो क्या है, ऑल द नक्षत्र बेस्ड। और उसकी रिसर्च हजारों साल पहले से। तो उन स्कॉलर्सों ने नक्षत्र के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाया। देखिए आप लोग जो वैदिक ज्योतिष, आप लोगों को पता है, यू नो कि वैदिक ज्योतिष का शुरू में पूरा साइन लेवल में ही काम हो जाता है, भाव लॉट। नक्षत्र में थोड़ा एडवांस लेवल में लोग वो होता है कि भाई नक्षत्र को थोड़ा वो करो, ध्यान में दो। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में हम शुरू से नक्षत्र लेवल में ही काम करेंगे। तो ये नक्षत्र ज्योतिष बन गया। अब नक्षत्र ज्योतिष का अगर बात आप लोग कहोगे तो हमारे प्राचीन महाभारत काल में भी आप सभी को पता है, नकुल या सहदेव दोनों में कोई होगा, he was the scholar of नक्षत्र, मतलब वो नक्षत्र को बड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते। वो नक्षत्र को ऑब्जर्व करके
अगला जो है क्या घटित हो सकता है इसके ऊपर बड़ा मतलब अच्छा प्रेडिक्शन कर लेते थे। भगवान कृष्ण ही वाज द ग्रेट स्कॉलर, ही नोज द एस्ट्रोलॉजी। मैंने क्या कहा, प्राचीन ऋषियों का आश्रम में ज्योतिष की चर्चा होता था, और हमारे पूर्वजों प्राचीन काल के जो राजा महाराजाएं, चाहे भगवान कृष्ण हो या अर्जुन हो, चाहे जो भी हो, all they went to the ashram of various ऋषिस, अलग अलग ऋषियों के आश्रम में गए थे। तो वहां पे चाहे वो शस्त्र विद्या चाहे जो भी सीखे, हाँ ब्राह्मणों को ज्योतिष का अध्ययन किया जाता, मतलब ब्राह्मण ज्योतिष का ज्यादा अध्ययन करते थे, बट दे नोज ऑल्सो जो नक्षत्र का अध्ययन वो करते थे। और भगवान कृष्ण ही नोज ऑल अबाउट द एस्ट्रोलॉजी, मतलब वो ज्योतिष का पूरा, नक्षत्र का पूरा ज्ञान उनके पास था। अब आगे आगे ये नक्षत्र ज्योतिष जो है इसका आगे आगे बढ़ता गया, और आज में हमारे दिन में, आज के दिन में हमारे दिन में ये जो है ज्योतिष नाम में आ गया। देखिए वैदिक ज्योतिष से नक्षत्र जो हमारा जो केपी एस्ट्रोलॉजी का कुछ मतलब सिद्धांत में कोई है अंतर है, मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे जाके। और मैं एक चीज कहूं आप लोगों को, केपी एस्ट्रोलॉजी इज मोर इजी। क्यों इजी? समुंदर देखो आप, समुंदर में बहुत पानी है। आपको अगर तैरना आता है तो आप कहीं पे भी पानी में कहीं पे भी जाके तैर सकते हो, लेकिन आपको तैरना आना चाहिए। और समुंदर का पानी इतना बड़ा है, कोई बात नहीं है, अगर आप उस समुंदर का पानी को एक गिलास में ले लीजिएगा, एक गिलास में उस पानी को ले लीजिएगा, पानी समुंदर में जो भी है गिलास का पानी वही है। तो टेस्टिंग करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हम पूरा समुंदर में पहले एक गिलास पानी को समझेंगे और उसके आधार पे हम समुंदर में कूदेंगे। मैं आप लोगों को तैरना कैसा है सिखा के समुंदर में फेंक दूंगा, बाकी पूरा समुंदर आपके आगे पड़ा है। जीवन भर तैरो, इस जीवन क्यों, फिर नेक्स्ट जीवन भी तैरो। जितना तैरोगे उतना समुंदर आपका। ये एक जो चीज मैं सिखाने की प्रयास करता हूँ, एक टीचर चाहे जो भी कहो, मैं एक सच बात कह दिया। पूरा समंदर मैं भी देखा नहीं, पूरा समंदर मैं भी देखा नहीं, और इस जन्म में मैं देख पाऊंगा कि नहीं आई डोंट नो। लेकिन समुंदर का पानी, उस पानी का एट्रीब्यूट्स क्या है, ये मेरे गुरुजी मुझे सिखाया है, और वही मैं आप लोगों को बताने के लिए बैठा हूं कि समुंदर का पानी कैसा है और उसमें कैसे तैरना है। मैं सिखाऊंगा नहीं, सीखना सिखा दूंगा। ये कुछ 24, 25, 30 घंटा का एक कोर्स लेक्चर प्रोग्राम है। मैं 30 आवर्स में पूरा ज्योतिष का ज्ञान तो भगवान पराशरी के पास भी नहीं था। उन्होंने तो मिल्क किया था, उन्होंने क्या किया था, पूरा का मिल्क किया था। उन्होंने रिसर्च आगे बढ़ाया था, और किधर किधर पे क्या क्या चीज का एक्सपेरिमेंट हुआ था, उन सभी एक्सपेरिमेंटों को उन्होंने एक जगह में इकट्ठा किया था। कहीं पे कह रहा था ऋषियों ने कि विंशति दशा, कहीं पे ऋषियों ने कहा अष्टोत्तरी दशा, कहीं पे कह रहा है षोडशोत्तरी दशा, कई ऋषियों ने कहा कि हम षोडशोत्तरी अष्टोत्तरी नहीं करेंगे, हम चर दशा को समझेंगे, हम योगिनी दशा को समझेंगे। कोई ग्रह की दशा मानते हैं तो कोई राशि की दशा मानते हैं। हर एक ऋषि का अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, और उसके ऊपर अलग अलग उसका ऑब्जर्वेशन की जो रिपोर्ट है। देखिए धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक जाएंगे। शुरू में बेसिक क्लास, बेसिक बातचीत होगा, बेसिक बातचीत के बाद हम धीरे धीरे एडवांस वाला बातचीत में जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूँ, कृष्णमूर्ति जी ने वैदिक ज्योतिष का बहुत प्रकार का जो रूल्स है, सभी रूल्स को लिया नहीं। कृष्णमूर्ति जी ने वैदिक प्रेडिक्शन टेक्निक्स का सब टेक्निक्स नहीं लिया, उन्होंने कुछ गिनी चुनी टेक्निक्स को अपनाया। और कृष्णमूर्ति जी मैं कह रहा हूँ, मतलब वो पूरा टीम,
कुछ गिनी चुनी प्रेडिक्शन टेक्निक्स को अपनाया और उस प्रेडिक्शन टेक्निक्स को ही अप्लाई करके देखने की प्रयास किया। वही गिनी चुनी जो प्रेडिक्शन टेक्निक्स है वही हम लोग समझेंगे, और दीज आर केपी रूल्स। और उस केपी रूल्स के आधार पे हम किसी का भी अदृष्ट को देखने की प्रयास करेंगे। आगे क्या है, भूत वर्तमान भविष्य, पत्र में क्या लिखा है, मतलब जीवन में क्या लिखा है। पत्र में तो जीवन की घटनाएं लिखा होता है ना। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा, हमारे जो माइथोलॉजी है, पौराणिक गाथा में देवासुर का संग्राम की उल्लेख है। और आप सभी जानते हो कि जो देवता, साथ ही साथ ऋषि, महर्षिया, मुनियों, वो लोग रिसर्च करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, और नॉलेज को, क्योंकि नॉलेज इज पावर ओनली, नॉलेज इज पावर ओनली, उन्होंने नॉलेज को दिन ब दिन बढ़ाता गया। अब उस समय देवताओं के साथ साथ राक्षस नाम का भी कुछ चीज था, आज भी है। तो देवता दे नोस कि ये जो राक्षस है ये हमेशा गलत करने वाले हैं। अगर पावर मतलब नॉलेज इन गलत लोगों के हाथ चले जाए तो उस नॉलेज को या नॉलेज की पावर को वो क्या करेगा, गलत इस्तेमाल करेगा, सृष्टि में विनाश लाएगा। उसीलिए ये देवता या फिर जो देव ऋषि मुनियों ने वो चाहते नहीं थे कि ये नॉलेज गलत हाथ में जाए। उसीलिए प्राचीन काल में जितना भी रिसर्च हुआ था और जितना भी नॉलेज ऋषियों के पास था, वो सभी उस नॉलेज को क्या कर दिया, कोडिंग कर दिया। कोडिंग कर दिया। हमें क्या करना है, उसको डिकोड करना है। हम जितना डिकोड करेंगे, जितना एनालिसिस करेंगे, हमारा नॉलेज उतना बढ़ जाएगा। इस ब्रह्मांड में सब कुछ लिखा है, ब्रह्मांड में जो है, सृष्टि में जो है, प्राचीन ऋषियों ने सब कुछ लिख दिया, बट कोडिंग कर दिया। हमें डिकोड करना है। अब डिकोड कैसे करना है? ऋषियों ने जो कोडिंग किया था, क्या वो राक्षस लोग नहीं डिकोड कर पाए थे? देखिए, ये ऋषियों का निर्णय है कि ऋषियों ने इस तरह कोडिंग किया। उसको डिकोड करने के लिए पहले शांत होना पड़ेगा, धीर होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, और गहराई में जाके समझने की प्रयास करना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हो कि राक्षस जो थे वो ना शांत थे, ना धीर थे, और ना ही उन लोगों का पेशेंस था, ना वो गहराई में जा पाते। उसलिए वो कोडिंग को डिकोड नहीं कर पाए। अगर हमें भी इसको डिकोड करना है तो हमें क्या होना पड़ेगा, बी पेशेंट, शांत, गहराई में जाओ, धीरे धीरे समझो। आप अगर चाहोगे मैं एक दिन में ज्योतिष सीख लूंगा तो हो गया। ये 3 पत्ती नहीं है, jupil.com का लूडो नहीं है। तो डिकोड करने के लिए क्या होना पड़ेगा, धीरे धीरे डिकोड करना पड़ेगा। अब चीज सुनिए, जो था, मतलब जो नॉलेज था, उन्होंने जो मतलब कोडिंग किया, उन्होंने इमेज से सिंगल वर्ड्स में सबको कोडिंग कर दिया था। हमें उसको धीरे धीरे डिकोड करना पड़ेगा, तभी हम ज्योतिष को समझ पाएंगे। अगर राशि का बात है, अगर भावों का बात है, ग्रह की बात है, ज्योतिष में हम लोग एक बात कहते हैं कि बेसिक चीज, एडवांस चीज। ज्योतिष में कुछ बेसिक एडवांस नहीं है, ज्योतिष में कुछ एडवांस नहीं है और कुछ बेसिक नहीं है। ज्योतिष का जो टूल्स है, 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, साथ ही साथ 27 नक्षत्र को हम एड ऑन करेंगे। अच्छा, नक्षत्र की जो बात है, इसमें एक थोड़ा मैं माइथोलॉजी कह दूं। हमारे देश में कई स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कई कॉन्सेप्ट में 28 नक्षत्र लेके चलते हैं आज भी, और प्राचीन काल में भी 28 नक्षत्र था। लेकिन
किसी कारण 28 नक्षत्र में एक नक्षत्र को डिस्कार्ड किया गया था और 27 नक्षत्र बनाया गया था। कौन सा नक्षत्र? वो था अभिजीत नक्षत्र। माइथोलॉजी कहता है कि एट द टाइम ऑफ महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध भगवान कृष्ण ने जो अभिजीत नक्षत्र का नक्षत्र मंडल से बहुत दूर हटा दिया था। एक्चुअल बात है, ये धरती से ऊपर आसमान में जो नक्षत्र, जो तारे सितारे हम देखते हैं, आप सभी को पता है कि ये दे आर भेड़ी, मतलब बहुत दूर में है, इतना दूर के हम सोच ही नहीं सकते। एक के पीछे कितना जीरो लगेगा वो सोचते सोचते, लिखते लिखते हम थक जाएंगे। बोला किसी एक नक्षत्र से रोशनी आने में हमारे धरती में कई हजारों करोड़ों आलोक वर्ष लग जाता है। अरे आलोक, लाइट ईयर, मतलब लाइट जो सेकंड में 1,86,000 माइल जाता है, वो लाइट एक साल में जितना दूर तक जाएगा उसको कहता है 1 लाइट ईयर। तो इतना हजारों लाखों लाइट ईयर दूर में जो है, वहां उसमें रोशनी आने में, मतलब जब इंसान सिविलाइज नहीं होता, इंसान क्यों, जब धरती मतलब सृष्टि हुआ था क्या, कि बहुत बहुत पहले रोशनी वहां से निकल पड़ा था, अभी तक धरती में आए नहीं, मतलब ऐसा है। तो वो इतना दूर में जो नक्षत्र है, वो जो 27 नक्षत्र है, इतना दूर में है। और कहता है कि अभिजीत जिसको हम कहते हैं, वो इन 27 नक्षत्र से भी और डबल डिस्टेंस में है और बहुत दूर में है। वो इतना दूर होने के कारण शायद ऋषियों ने समझा था कि उसका इफेक्ट हमारी धरती के ऊपर आता है, बड़ा कम आता है। इन 27 नक्षत्र का जो डिस्टेंस है, मान लो आपका 27 दोस्त है, आप कलकत्ता में हो और बाकी 27 दोस्त दिल्ली में है, और उसमें से एक दोस्त जो है वो यूके में, यूएसए में रहता है, तो आपका कनेक्शन इन 27 दोस्तों से बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जो यूके में, यूएसए में जो 28 नंबर दोस्त है, उसके साथ कनेक्शन थोड़ा घटती हो जाएगा, कमता जाएगा, क्योंकि उसके रात के समय आपका दिन है, आपके दिन के समय उसकी रात है, वो इंटरनेशनल कॉल करना पड़ेगा, ये वो तो कनेक्शन थोड़ा घटता जाएगा। ठीक उसी तरह ये जो ऊपर 27 नक्षत्र है, शायद उनका जो है धरती पे ऊपर प्रभाव जाता है। एक बात और एक कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन की जो नक्षत्र का कैलकुलेशन है, 27 नक्षत्र करने से कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाता है, लेकिन जब भी 28 नक्षत्र का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो कैलकुलेशन में थोड़ा वो आ जाता है, थोड़ा डिफिकल्टीज आ जाता है। ये सब सोच के शायद उन्होंने 28 मतलब अभिजीत नक्षत्र को बाद दे दिया था। लेकिन हम लोग अभिजीत नक्षत्र को मानेंगे नहीं, या दरकार नहीं है हमें, क्योंकि हम जिस कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष कर रहे हैं, इसमें कृष्णमूर्ति जी 27 नक्षत्र को ही एक्सेप्ट किया था। हमें इन 27 नक्षत्र का समझना पड़ेगा। बाकी और एक चीज, हमारी वैदिक ज्योतिष में या फिर इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में, भाई ज्योतिष का उद्भव भारत भूमि में हुआ था। हमारे भारतीय ऋषियों ने ही इसका तैयार किया था। अब उसके आगे कोई इधर आके थोड़ा पढ़ के बाहर इधर उधर चला गया, वहां पे जाके उसका रिसर्च किया, दैट नॉट मीन्स दे आर द इन्वेंटर। वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं वो करते हैं, बट दे आर नॉट द इन्वेंटर। उनका पूर्वजों ये इन्वेंट नहीं किया था, हमारा पूर्वजों ने इन्वेंट किया था। और प्राचीन ऋषियों ने, हमारे देश के प्राचीन ऋषियों ने नवग्रह के आधार पे ही प्रेडिक्शन प्रोसेस चालू किया था। नवग्रह मतलब, देखिए प्लैनेट्स और ग्रह में बड़ा अंतर है। द टर्म्स प्लैनेट, जिसको हम कहते हैं व्हाट आर द प्लैनेट जियोग्राफी में, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह वगैरह, दे आर प्लैनेट्स ओनली। सन इज ए स्टार, मून इज ए सैटेलाइट, ऐसा। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा, हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में प्राचीन ऋषियों ने सूर्य को भी ग्रह कह दिया, चंद्र को भी ग्रह कह दिया, और राहु केतु नाम का 2 बिंदु को भी ग्रह कह दिया। केतु है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, बुध है, ये 5 प्लैनेट
साथ ही साथ सूर्य और चंद्र का उन्होंने ग्रह कह दिया। दो बिंदु, कौन है दो बिंदु? द पॉइंट। आप सभी को पता है कि सूर्य ना एक सेंटर में फिक्स है, जियोग्राफिकली सेंटर में फिक्स है। अब उस सूर्य को सेंटर करके बाकी सब ग्रह सराउंड करके घूम रहा है। वो हर ग्रह, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स सब घूम रहा है। अब ये जो ग्रह सूर्य को सराउंड करके घूम रहा है, इन हर ग्रह का अपना एक ऑर्बिट है, मतलब अपना ट्रैक है, सबका अपना स्पीड है और सब अपने अपने स्पीड में घूम रहा है। अब ये जो प्लेनेट जो सूर्य को मतलब सेंटर करके घूम रहा है, इन प्लेनेट्सों को भी सराउंड करके जो इनका जो उपग्रह है, जैसे धरती हमारा ग्रह है, धरती का जो उपग्रह है वो कौन है? चंद्रा। चंद्रा क्या कर रहा है? धरती को सराउंड करके घूम रहा है। अब ये जो धरती घूम रहा है सूर्य के, तो धरती का अपना एक ऑर्बिट है, चंद्रा धरती को सराउंड करके घूम रहा है, उसका भी ऑर्बिट है। तो ये जो दो ऑर्बिट है, ये दो ऑर्बिट इंटरसेक्ट करता है दो जगह में, जहां पे चंद्रमा का अपना ट्रैक और पृथ्वी का ट्रैक, मतलब चंद्रमा का ऑर्बिट और पृथ्वी का जो हमारा धरती का जो ऑर्बिट है, जो 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 जिस दो जगह पे इंटरसेक्ट किया उस दो जगह में दो बिंदु, उसको प्राचीन ऋषियों ने राहु केतु कहा। देखिए बात ऐसा है कि आप सभी को पता है कि जो ग्रेविटी है, सबका अपना अपना ग्रेविटी है। अपना धरती का ये ग्रेविटी है, उसके लिए हम धरती के और ग्रेविटी के कारण उसका जो नियरेस्ट जो है वो चंद्रमा उसके आसपास जो घूम रहा है वो दूर भाग नहीं रहा है। सन के अपना आकर्षण के कारण सन अपना जितना भी प्लैनेट्स हो उन सबको वो कैप्चर कर लिया, तो वो सन को छोड़ के नहीं कोई भाग रहा है। तो सबके कनेक्शन में है। ये एक बहुत बड़ा पावर है। पूरा महाकाश में हर एक ग्रह की, हर एक स्टार की अपना अपना जो है उसका जो अभिकर्ष बल है, सभी सबको खींचता है और उसी कारण पूरा सिस्टम में है। साथ ही साथ हमारे धरती के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र ये धरती का बन गया है, हर ग्रह का है, और ये भी बड़ा पावरफुल होता है। तो इसके कारण ऊपर महाकाश में बहुत एनर्जी विच्छुरित होता है, मतलब जो वो फैलता है एनर्जी। अब वो एनर्जी, हर किसी का एनर्जी किसी एक जगह या किसी एक के ऊपर उसकी एनर्जी को पड़ता है। जैसे कि हमारे धरती में जैसे सन का एनर्जी उसकी प्रभाव है, मून का एनर्जी उसकी प्रभाव है, तो बाकी ग्रह जो है उन ग्रहों का भी एनर्जी या उनका प्रभाव हमारे ऊपर है। लेकिन और उसी कारण तो ज्योतिष है भाई, बृहस्पति की है प्रभाव, मंगल की प्रभाव है, केतु की प्रभाव है। अब ये जो दो बिंदु है, इन दो बिंदु में अर्थात सन की और धरती के ऑर्बिट और चंद्रमा के ऑर्बिट जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इस पर्टिकुलर दो बिंदु में पूरा महाकाश का जितना भी एनर्जी है वो सब उस पर्टिकुलर दो जगह में बड़ा इकट्ठा हो जाता है, और उस दो बिंदु में इतना पावर या इतना एनर्जी एक साथ गैदर होता है जो किसी भी एक ग्रह के एनर्जी से भी ज्यादा है। किसी एक ग्रह का अपना एनर्जी से भी ज्यादा हो जाता है। उस पर्टिकुलर दो बिंदु में इतना एनर्जी इकट्ठा होता है, गैदर होता है, और उस एनर्जी को प्राचीन ऋषियों ने फील किया था और उन्होंने इन दोनों पर्टिकुलर बिंदु को, एक का नाम दिया था राहु, एक का नाम दिया था केतु। ये साइंटिफिकली है, इसका माइथोलॉजी है। इसका माइथोलॉजी भी है। क्या है माइथोलॉजी? के सृष्टि के बाद, देखिए माइथोलॉजी में जो घटना लिखा है वो स्टोरी जो है वो सच्चाई में घटित हुआ था कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, बट दिस आर, वो क्या इंगित करता है, हमें कुछ सिखाता है, हमें कुछ ज्ञान देता है। आप सभी को पता है कि महर्षि काश्यप, हम जिसको धरती में पहला इंसान समझते हैं, पहले इंसान नहीं, पहला जो है महर्षि काश्यप, फर्स्ट शुरुआत। तो महर्षि काश्यप ने राजा दक्ष की जो कन्याएं में, उसमें से महर्षि काश्यप ने
उनमें विवाह किए थे। उनकी एक पत्नी का नाम था दीति और एक पत्नी का नाम था अदिति। अदिति के गर्भ में जितना देवताओं का जन्म हुआ और दीति के गर्भ में जितना राक्षसों का जन्म हुआ। अदिति के गर्भ में अष्टवसु, 12 आदित्य, 11 रुद्रा, अश्विनी कुमार, ये सब जन्म हुआ। 33। और दीति के गर्भ में 12 असुर का जन्म हो गया। देवर हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष, ये सब असुर थे, राक्षस। वो सब महर्षि काश्यप का ही पुत्र है, माता लग। उस हिरण्यकशिप जो भक्त प्रहलाद का पिता था, उस हिरण्यकशिप का एक कन्या था जिसका नाम था सिंहिनी। और उस सिंहिनी का एक बेटा था जो था सर्पदानव। प्राचीन काल में चाहे जितना देवता, जितना असुर जो भी जन्म लिए थे, उसमें से कहता है कि सबसे तेज जो था वो सिंहिनी का पुत्र, बहुत तेज। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय देवताओं ने देख लिया कि समुद्र मंथन एक ऐसा बड़ा टास्क है जो सिर्फ देवता वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उसमें राक्षसों का भी आधा सहयोग चाहिए समुद्र मंथन में। तो उन्होंने राक्षसों का भी आह्वान किया कि भाई हम समुद्र मंथन करें, उसमें जो जो चीज आएगा आधा आधा तुम्हारा, आधा हमारा। राक्षसों का नॉलेज नहीं था कि इसमें अमृत आने वाला है। They did not know। ये पता था देवताओं को। राक्षसों को नॉलेज था कि जो मिलेगा आधा उसका, आधा हमारा। अब राक्षसों ने क्या किया, मंथन शुरू हुआ और देवता जो भी मिल रहा है राक्षसों को दे रहा है। लक्ष्मी आ रहा है ले लो, कुबेर आ रहा है ले लो, धन रतन आ रहा है ले लो, और राक्षस बड़ा खुश है। जब अमृत आया तो उन्होंने ले लिया। किसने? देवताओं ने। सिंहिनी का जो पुत्र था वो काम करते करते, मंथन करते करते वो ऑब्जर्व किया था कि समथिंग कुछ है देवताओं के पास, जो देवताओं ने क्या किया, उसको ले लिया। उसने देवताओं को फॉलो करना चालू किया और उसने अपना जो अटेंशन है ना, उस देवताओं के ऊपर वो शुरू से अटेंटिव थे कि व्हाट आर द डूइंग ऑफ देवता। वो उस अटेंशन, देखिए राहु का एट्रीब्यूट्स मैं बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा, राहु का एट्रीब्यूट दैट इज अटेंशन। उसका अटेंशन भड़का नहीं, घटा नहीं। एक बार राहु क्या किया, वो सर्पराक्षस क्या किया, देवताओं के पीछे पीछे गया। और भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप पकड़ के देवताओं को वो अमृत बंटवारा कर रहा था, तो राहु क्या किया, ही वॉज एन एक्सपर्ट, बेस बदल लिया, देवता बन गया, देवताओं के बीच प्रवेश कर लिया। भगवान विष्णु भी उसको ना पहचान पाए, उसको अमृत दे दिया, वो पी लिया। तो सूर्य चंद्र उसको पहचान लिए थे, तो बोला उसका गला काट दिया गया। अब जब गला काट दिया गया, ऊपर वाला पोर्शन राहु, नीचे वाला पोर्शन केतु, जो टोटल एनर्जी था, उस अटेंशन, उस पैशन को उन्होंने डिटैच कर दिया। तो दो डिवीजन, एक इधर अटेंशन, एक और अटैचमेंट, डिटैचमेंट, एक आसक्ति, एक विशक्ति। तो वो हो गया राहु। अब देखिए इस चीज समझिए, देवताओं ने क्यों समुद्र मंथन किया था? देवताओं ने समुद्र मंथन इसीलिए किया था ताकि उसको अमृत मिल जाए, और अगर वो अमृत पा लेता तो वो राक्षस के ऊपर पूर्ण रूप से विजय कर लेता, अशुभ के ऊपर पूर्णता विजय। क्योंकि राक्षसों के पास अमृत नहीं था, दे आर अमृत। अब जब देवताओं ने अमृत को थोड़ा खो दिया, ये राहु आ गया ना बीच में, वो पूरा इम्बेलेंस कर दिया चीज को। पूरा जो देवता जिन्होंने अमृत पी लिया, पूरा अजर अमर हो गया, और राहु एक राक्षस, वो भी उनके साथ अमर हो गया, घुस गया उसमें प्रॉब्लम। अगर राहु को अमृत नहीं मिलता तो देवताओं का प्लान था कि जीवन भर के लिए इस दुनिया में, इस जग संसार में अशुभता को हम नाश कर देंगे, सिर्फ शुभता रहेगा, सिर्फ देवता रहेगा, सिर्फ देवता एलिमेंट रहेगा, देवता असुरों को हम नाश कर देंगे। परंतु बिकॉज ऑफ दिस राहु, वहीं से शुरू हो गया झंझट सृष्टि का। वहीं से सृष्टि का फिर नया प्रकार की कामना, वासना, चाहत, ये प्रॉब्लम चालू हो गया। तो हमारे पृथ्वी में जो 9 ग्रह है उसमें राहु केतु एडेड है,
वो शुक्र है, वो चंद्र है, वो मंगल है, वो गुरु है, वो शनि है, वो बुध है, परंतु राहु केतु है। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग राहु केतु को मानते नहीं, वो लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को मानते हैं क्योंकि उनका अस्तित्व है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को डिस्कार्ड कर दिया था इस कारण कि वो इतना दूरी में है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इतना दूरी में है, उसका प्रभाव हमारे धरती के ऊपर पड़ता ही नहीं है, अगर पड़ता बड़ा क्षीण है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था, सूक्ष्म शरीर का ऑब्जर्वेशन था, सूक्ष्म आत्मा का ऑब्जर्वेशन था, वो सूक्ष्म रूप में देखा था। उसीलिए उन्होंने नवग्रह का क्या किया, नवग्रह का मतलब टूल्स, नवग्रह का ज्योतिष का टूल्स बना लिया। हम इस नवग्रह को ही समझेंगे और केपी एस्ट्रोलॉजी में इस नवग्रह का ही बातचीत होगा। प्राचीन ऋषियों ने जो 27 नक्षत्र की बात किया था, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। देखिए, आज मैं सिर्फ शुरुआत की बात बता रहा हूं, मैं कोर्स में प्रवेश अभी तक किया नहीं। तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुन, उत्तर फाल्गुन, हस्ता, चित्ता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। ये 27 नक्षत्र है। ये प्राचीन ऋषियों का निर्णय है, हम इस 27 नक्षत्र को एक्सेप्ट करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी में, कृष्णमूर्ति ज्योतिष में। तो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र। देखिए 12 राशि का बात है, 12 राशि, 12 राशि। मैं एक चीज कह दूं आप लोगों को, 12 राशि के बारे में जो चर्चा, राशि की जो चर्चा हमारे प्राचीन जो ग्रंथ है, वहां पे भावों का चर्चा, राशि का चर्चा निश्चित था, लेकिन प्राचीन काल में नक्षत्र ज्योतिष का इतना ज्यादा प्रभाव था, नक्षत्र ज्योतिष का प्रैक्टिस होता था, तो राशि को लेके हमारे भारत भूमि में एक पर्टिकुलर समय में उतना ज्यादा गहराई में रिसर्च नहीं हुआ। सृष्टि यहीं पे हुआ है। राशि को लेके रिसर्च कहां पे ज्यादा हुआ था? यूरोपियन एस्ट्रोलॉजी में। मैं एक चीज बताता हूं, जब सिकंदर या अलेक्जेंडर वो पूरा दुनिया को इन्वेट करने के लिए निकले थे, तो वो कुछ 10-15-20 हजार सेना लेके नहीं निकले थे, वो एक अपना सिस्टम लेके निकले थे कि जहां पे बैठेंगे वहीं पे वो सिस्टम बना लेगा। तो उसके साथ में नॉट ओनली द जो सोल्जर्स, एक सेना, डॉक्टर्स थे, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष थे, सब कुछ थे उसका। तो उस समय उधर का जो एस्ट्रोलॉजिकल धारणा जिसके ऊपर वो लोग रिसर्च करते थे, उस समय भारत भूमि के जो ऋषियों के ऊपर उस समय का रिसर्च दोनों में मिला हुआ, और वो 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। इसमें मैं एक चीज कहता हूं, देखिए हमारा जो 12 राशि है ना, 12 राशि, मैं लिस्ट दे दूंगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये जो 12 राशि है, इन 12 राशि का जो लॉर्ड्स है, 12 राशि का जो लॉर्ड्स है मतलब पति है, वो जो वेस्टर्न में होता है, वो है मंगल का 2 राशि, शुक्र का 2 राशि, बृहस्पति का 2 राशि, शनि का 2 राशि, बुध का 2 राशि, चंद्रमा का 1, सूर्य का 1, टोटल 12 राशि हो गया। राहु केतु का कोई राशि नहीं है, 12 राशि में राहु केतु का कोई राशि नहीं है, ये उन्होंने किया एस्ट्रोलॉजी में। और आप लोग जब राशि वाला कॉन्सेप्ट में भी जाइएगा, देखिएगा राहु केतु का कोई राशि नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में वो लोग राहु केतु को मानते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करते हैं, उसीलिए राहु केतु का कोई भी राशि प्रोवाइड नहीं कर दिया। अब आज से हजारों साल पहले जो 27 नक्षत्र है हमारा, 27 स्टार्स, अश्विनी से लेकर रेवती तक, इन 27 नक्षत्र को हमारे जो इंडियन या भारतीय या वैदिक जो प्लैनेट या ग्रह है, उन 9 ग्रह को 27 नक्षत्र को 3-3 करके बांट दिया गया। उसमें केतु का भी 3 नक्षत्र है, राहु का भी 3 नक्षत्र है, शुक्र का भी 3, बृहस्पति का भी 3, सबका 3-3 नक्षत्र है। अर्थात मैंने क्या कहा कि राहु केतु को, मैंने क्या कहा कि राहु केतु का 3-3 नक्षत्र प्रोवाइड किया गया प्राचीन सनातनी ज्योतिष में, नक्षत्र ज्योतिष में। तो ये बात है कि राशि जो है, 12 राशि का जो प्रभाव है वो था, लेकिन हम केपी एस्ट्रोलॉजी में इन 27 नक्षत्र
और 12 राशि दोनों को ही क्या करेंगे, समान रूप से इसके ऊपर काम करेंगे। और इसीलिए राशि और नक्षत्र को हमें मिलाना पड़ेगा आगे जाके। मैं राशि नक्षत्र को मिलाना कैसे दिखा दूंगा, मैं उसका टेबल दूंगा, चार्ट दूंगा, हाउ टू अंडरस्टैंड राशि नक्षत्र। जब हम स्टार लॉर्ड थ्योरी में जाएंगे, स्टार लॉर्ड थ्योरी में जाएंगे, फिर सब लॉर्ड थ्योरी में जाएंगे, तो हम राशि नक्षत्र को मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो ये हुआ आपका बात। अब देखिए जो ठीक है, तो 12 राशि का बात, 9 ग्रह का बात, 27 नक्षत्र का बात हुआ और 12 भावों की बात होगा। अब मैं ना एक भावों की चर्चा में चले जाएंगे। अब इसमें इस बीच आप लोग अगर किसी का मन में कोई प्रश्न है तो मुझे बताइए। यहाँ तक जो मैं बताया आप में से किसी का, मैं अब तक जो बताया, अब आप में से किसी का मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग बताइए, फिर मैं आगे की बात बताऊंगा। सर अभी आपने बोला था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ही ये पार्ट है, मतलब इसके लिए वैदिक पहले पढ़ना जरूरी है सर या जरूरी नहीं है? नहीं है, दरकार नहीं है, दरकार नहीं है। सर आप कोलकाता में कहाँ से हो सर? मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, प्योर कोलकाता में नहीं हूँ। कोलकाता से मैं 1 घंटा दूर में रहता हूँ। मैं भी गरुड़िया, पता है सर, बैरकपुर पे रहती हूँ सर। बैरकपुर मैं हैदराबाद में मैं रहती समझ हूँ। गया हूँ, मैं हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक है। मेरा घर बगनान में है, ठीक है जी, उलीवेड़िया अच्छा बगनान, अच्छा, आप जानते हो ना मेरा घर बगनान, ठीक है। हाँ हाँ। चलिए अब बताइए, आप लोगों में किसी का कोई यहाँ तक जो बताया कोई प्रश्न है, मैं आगे का जाऊंगा। अच्छा, कोर्स और थोड़ा लंबा टाइम, कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं है ना? मेरा बकबक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का सुनने में कोई प्रॉब्लम है ना? नहीं बाकी नहीं लोगों सर, को थोड़ा सुनने में पेशेंस का कोई कमी नहीं होगा ना जी? किसी का पेशेंस में कमी नहीं होगा ना? बताइएगा आप लोग, हाँ ना बताइएगा, मैं खुश हो जाऊँ। नहीं सर, चलिए, नहीं होगी। नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोगों का अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं आज जो टूल्स की चर्चा हो रहा है, तो मैं 12 भाव की बातचीत, देखो मैं बकबकिया इंसान हूँ, मैं बकबक करता जाऊंगा। मैं लिखा लिखी से ज्यादा बकाबकी ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं बकूंगा। मेरा क्लास का रिकॉर्डिंग भी आप लोग सुनिएगा दरकार पड़े, क्योंकि मैं ऐसा कुछ चीज इसमें बोलता जाऊंगा जो आप लोगों को नया लगेगा, कुछ चीज अच्छा लगेगा, कुछ चीज आप लोगों को पुराना भी लगेगा, बट लगेगा बहुत चीज। और ये कोर्स जमेगा 2-4 रोज बाद, जब मैं रूल में जाऊंगा, जब प्रेडिक्शन, जब दिमाग लगाने की दरकार होगा। अब बताइए, आप में से किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो मैं उसमें चला जाऊंगा, क्या किसमें आपका भावों में, 12 भावों की चर्चा करूंगा। नो प्रॉब्लम, ठीक है। थोड़ा पानी पी लो, 1 सेकेंड। ठीक है जी, चलिए देखिए, ज्योतिष का जो टूल्स है, मैं ना कुछ पीडीएफ अभी आज लोगों को भेज दूंगा, मैं दिखा दूं क्या क्या भेजूंगा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, और एक चीज मैं दिखाऊं, ठीक है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है ना? स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? कोई बता दीजिए हाँ या ना। जी सर, हाँ हो रहा है। देखिए, मैं केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर से आप लोगों को समझाऊंगा, और एक केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर अब ऐसा होगा, इसमें आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, मैं
आज 12 भाव की चर्चा करने के बाद नेक्स्ट डे 12 राशि, 9 ग्रह, फिर हमारा जो हॉरोस्कोप टेक्निक्स, नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट, साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट समझाऊंगा। फिर राशि, राशि को ड्रिल डाउन करके नक्षत्र, फिर उप नक्षत्र मतलब सब में जाऊंगा। फिर हमारा प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम होगा, जिसको हम लग्ना चार्ट या लग्ना कुंडली कहते हैं। हम लग्ना कुंडली से कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष में काम नहीं करेंगे, हम सीधा भाव चलित पत्री में जाएंगे, उसीलिए प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम होगा, वो समझाऊंगा मैं। फिर केपी रूल होगा, आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो ये गया आपका जो है केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर। देखिए ऐसे है नॉर्थ इंडियन चार्ट। राशि कितना 12, भाव कितना 12, और देखिए इसमें बॉक्सेस 12 ही है, 12 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हम भाव की बात करेंगे, भावांश की बात करेंगे। भावा की बात मतलब देखिए ज्योतिष में हम क्या करेंगे, किसी का अदृष्ट देखेंगे। और मैं किस चीज का अभी चर्चा कर रहा हूं, वन ऑफ द टूल्स फॉर प्रेडिक्टिंग एस्ट्रोलॉजी, अर्थात फलित ज्योतिष करने के लिए जो हमें टूल्स चाहिए, उसमें एक क्या है, 12 भाव। हमें 12 भाव की चर्चा करने की दरकार होगा। और इस 12 भाव की चर्चा में, इस 12 भाव की चर्चा में हम पहले समझ ले भाव क्या है। प्राचीन संस्कृत, जो संस्कृत शास्त्र में सभी शब्द का धातु 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 रूप से उसका जो है निर्णय होता था, और एक शब्द का अलग अलग धातु, जैसे ये भाव शब्द आया कहां से, आप सभी को पता है। जो भाव, भाव मतलब बी, बीइंग, मैं हूं ना, आई एम, ये भव, बी, इसको बी भाव कहते हैं, भव। और उस भव से ये जो भव मतलब मैं, हम लोग जहां पे है उसको कहा गया भुवन, कहते ना त्रिभुवन, त्रिभुवन, भुवन, भुवन मतलब जहां पे हम रहते हैं। और उसी से हमारा जो जो घर है, जिसको हम कहते हैं भवन, भव, भुवन, भवन। और हम जो सोचते हैं वो क्या, हमारा भावना। अब उसी भव शब्द से जो भाव शब्द आया, भव शब्द से जो भाव शब्द आया, वो है हमारी 12 भाव की भाव। ये भाव मतलब क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ ए बीइंग फॉर ए पर्टिकुलर टाइम। एक बीइंग मतलब मैं हूं, आई एम, ये मेरा भवा, आई एम बिकमिंग भवा। और मेरा जो एक्सप्रेशन है, मेरा प्रकाश है, वो मेरी भाव है। तो हम में से जो भी है, हम में से जो भी है, कैसे है, कैसे है प्रकाशित होगा, वही हमारा भाव। हम अभी सुखी है, हम अभी दुखी है, हम अभी सुखी है, हम अभी दुखी है, ये क्या है, द एक्सप्रेशन ऑफ माई बीइंग, मैं कैसा हूं, ये मेरा भाव है।
मैं अभी क्रोधित हूं, मेरा भाव है एक भाव, क्रोध भाव। तो इस भाव को प्राचीन ऋषियों ने एक इंसान की जन्म से मरण तक, भाई एक इंसान जन्म लिया स्टार्टिंग, मर गया एंड, इस जन्म से मरण के बीच एक इंसान एग्जिस्ट करेगा और इस एग्जिस्टेंस के समय काल में उसका बहुत प्रकार का एक्सप्रेशन होगा। ये जो अलग अलग समय के अलग अलग एक्सप्रेशन है, उन अलग अलग एक्सप्रेशन को अलग अलग रूप से समझाने के लिए प्राचीन ऋषियों ने अलग अलग भावों को निर्णय किया। प्राचीन ऋषियों का बोलना या मानना है कि हम जन्म से मरण तक हमारा जो भी एक्सप्रेशन होगा वो 12 प्रकार की एक्सप्रेशन होगा। सीधा बात, एक इंसान की जन्म से मरण तक उसकी जीवन में जितना भी घटना घटित होगा, उन सभी प्रकार घटनाओं को ऋषियों ने 12 टाइप्स या 12 प्रकार में डिफरेंशिएट कर दिया। 12 टाइप्स, वो है 12 भाव। अब एक इंसान के जीवन में हजारों लाखों प्रकार की घटना घटित हो सकता है। परिवेश में बहुत इंसान है, सभी के जीवन में सब घटना घटित नहीं होगा, लेकिन अलग अलग जीवन में अलग अलग प्रकार की घटना घटित होगा। अब कितना घटना घटित हो सकता है हम क्या पहले पढ़ेंगे फिर हम ज्योतिष समझेंगे? नो, हम जितना भी हम अपना नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे, हमारा नॉलेज उतना बढ़ता जाएगा, लेकिन शुरू करना पड़ेगा एक से। प्राचीन ऋषियों ने एक जीवन में जो जो प्रकार की जितना भी घटना घटित हो सकता है, सभी प्रकार की घटनाओं को 12 डिवाइड किया, 12 भाव नाम दिया और हर एक भाव को एक एक शब्द में कोडिंग कर दिया। उस एक एक शब्द को अगर आप समझ पाओगे, अगर उसको आप डिकोड कर पाओगे, तो भावों का अंदर पूरा चीज आपको गहराई से क्लियर हो जाएगा। अब मैं इस 12 जो भाव है, उन 12 भावों को ऋषियों ने जो सिंगल वर्ड में कोडिंग किया था, मैं इस सिंगल वर्ड को कह रहा हूं। भाव तो 12 है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, द्वादश भाव, एकादश भाव। मैं भावों का एक पीडीएफ दूंगा आप लोगों को, छोटा सा पीडीएफ, छोटा सा लिखा लिखी है। इन 12 जो भाव है, उन्होंने क्या कहा? प्रथम भाव को कहा तनु भाव, तन, तनु, तन। द्वितीय को कहा धन, तृतीय भाव को कहा सहोदर, चतुर्थ भाव को कहा सुख माता, पंचम भाव को कहा पुत्र भाव, षष्ठ भाव को कहा रिपु भाव, सप्तम भाव को कहा जाया, जाया भाव, अष्टम भाव को कहा निधन भाव, नवम भाव को कहा धर्मा, दशम का नाम दिया कर्मा, एकादश का नाम दिया आय, द्वादश का नाम दिया व्यय। ये किसी भी किताब, ज्योतिष का किताब खुलिएगा तो 12 भाव का ऐसा ही नाम लिखा है, तनु, धन, सहोदर, माता, पुत्र, रिपु, जाया, निधन, धर्म, कर्म, आय, व्यय। लेकिन एक शब्द हुआ, और मैं कह रहा हूं एक जीवन में जितना लाखों करोड़ों घटना घटित हो सकता है, तो पहला भाव क्या है? तनु। तनु क्या है? तन का मतलब है शरीर। देखो, हम इंसान हैं, हमने जब जन्म लिया था माँ के गर्भ से, तो उस समय 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर जैसा था, इट वॉज द बिगिनिंग। और वही शरीर बड़ा होकर आज का शरीर बन गया है। वही शरीर एक समय बुढ़ापे पे पहुंच जाएगा और इस शरीर खत्म हो जाएगा। परंतु ये जो शरीर है, एक इंसान जिसको हम मैं कहता है, मैं हूं, मैं,
मैं, दैट इज फर्स्ट हाउस। मैं कैसा हूं? गोरा हूं, काला हूं, अंधा हूं, लंगड़ा हूं, मेरा सर पे बाल है कि नहीं, मेरा हाथ पैर लंबा लंबा है कि नहीं। अर्थात इस मैं को, इस मैं की एक्सप्रेशन, इस मैं की एक्सप्रेशन जग संसार बाहरी दुनिया जिस रूप से देखता है वही फर्स्ट हाउस, वह तन, शरीर, हेल्थ। ये क्या लगना, इसको कहता है लगना। पहला बात, लगना क्यों कहता है ये मैं बाद में कहूंगा, नेक्स्ट किसी क्लास में जब दरकार पड़ेगा उस जगह को समझाने के लिए मैं लगना को एक्सप्रेस करूंगा, समझाऊंगा व्हाट इज लगना। परंतु पहला भाव क्या है आप समझ गए कि जो तन है वही पहला भाव है, जिस रूप से भाई मैं क्रोधी हूं, मैं बहुत ज्यादा बकबक करता हूं, मैं मौन रहता हूं, जो भी है वो हूं मैं, दैट इज माई फर्स्ट हाउस। मेरा पर्सनैलिटी, मेरा एक्सप्रेशन, मेरा चेहरा, सब कुछ मेरा पहला भाव। अब हो गया मैं की बात। अब क्या सिर्फ मैं हूं? जब सृष्टि हुआ था आप सभी को पता है, आज हम इंसान हैं, आज से हजारों लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले ऊपर, मतलब हमारे जो पूर्वज जिसको हम कहते हैं मंकीज, चिंपैंजी वगैरह, जिससे हमारा आदि मनुष्य आया, निएंडरथल मनुष्य, ये वो जो है, फिर वो तो धीरे धीरे लाखों वर्षों से आज के दौर में मॉडर्न इंसान बन गया। तो पहले किधर पे थे सब? पेड़ में। और आज भी उनकी जो स्ट्रेट वंशज वो भी पेड़ में रहते हैं, लेकिन हम जमीन में आ गए। अब पेड़ में जब वो रहते थे, वो जिस पेड़ में रहते थे क्या था उसका? वो पेड़ उसका, उस पेड़ का फल उसका, उसके आसपास वाला जितना बाग बगिया सब उसका। क्यों भाई? जहां पे फल होगा वहीं पे वो रहेगा, क्योंकि तब उसको तो खाने पे मिलेगा। ये मैं तो मैं रहेगा, जब ये मैं को खाने को मिलेगा तब वो तो मैं रहेगा ना, नहीं तो मर जाएगा। तो पहला भाव है इंसान खुद, दूसरा भाव होगा उसका खाना। भाई एक बंदर जो पेड़ में रहता है उसका धन क्या है? उसका धन उसकी आहार। आज खा लिया, कल का है, पेड़ में बहुत फल है, वो उसका धन, उसका एसेट, वो उसकी पोजीशन, अधिकार। दूसरा भाव भाई धन क्या है? मेरा धन। हम कहते हैं ना मेरा धन, खाना मेरा खाना। हम दुनिया का ये दुनिया का कोई नहीं कह पाएगा कि ये मेरा धन है। तो जो चीज को मैं कहता हूं मेरा है, मैं ये मेरा है, वही मेरा धन है, मेरा खाना हुआ। आज के दिन में रुपया पैसा जो भी है वो तो मेरा है, दिस इज माई एसेट, मैं मानता हूँ मेरा है। मैं इसमें बैंक में रख दिया, ये मेरा है, वो मेरा है। अर्थात जिस चीज को और कोई दूसरा नहीं उसको मतलब वो अधिकार नहीं जताएगा, वो है मेरा, वो मेरा धन है। अच्छा देखो, माता है, पिता है, मैं कहता हूँ ये मेरा माता है, मेरा छोटा भाई बहन वो भी कहेगा मेरा माता है। अर्थात ये अधिकार मेरा अपना नहीं है, सभी का है। लेकिन अगर पत्नी की बात आएगा, पुत्र की बात आएगा तो क्या कहेंगे? कोई आके कहेगा ये मेरा पत्नी है? नो। कोई आके कहेगा ये मेरा संतान? नो। वो मेरा ही पत्नी है, मेरा ही संतान है, वो भी सेकंड हाउस। दूसरा बात, उसके ऊपर मेरा अधिकार है, पोजीशन है, अधिकार है। तो सेकंड हाउस क्या है? जिसके ऊपर मेरा पोजीशन है, जो सिर्फ मेरा है, वही मेरा सेकंड हाउस है। हम जब बात बोलते हैं ना, कहते हैं शब्द है ब्रह्म। इंसान की पहचान इंसान की बात से। कोई अच्छा शब्द कह दिया, वर्ड कह दिया, अच्छा सेंटेंस कह दिया, तो उसके नीचे उसका नाम लिखा जाता है कि ये कहा, कोटेशन इसका है।
तो वो भी तो मेरा है। मैंने जो बोला दिस इज माई, तो बाक सेकंड हाउस मेरा धन है। ये गया पहला भाव, ये हुआ दूसरा भाव। क्लियर हुआ आप लोगों को? बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पहला भाव यस सर। दूसरा भाव, तनु हुआ धन हुआ। अब हम जाएंगे तीसरा भाव में। तीसरा भाव को मैंने क्या कहा? सहोदर। ये जो मैं हूं, मैं किस लिए मैं हूं? क्योंकि मेरे माता और पिता ने मुझे जन्म दिया है दया करके, और उसीलिए मैं अपने आप को मैं कह रहा हूं। अब माता पिता जैसे मुझे जन्म दिया है, उसी तरह माता पिता और भी कई संतान को जन्म दे सकता है। ये प्रकृति का नियम है। तो मेरे बाद मेरी माता पिता जिसको जन्म देगा, और ये होगा, धरती का रूल है भाई। हम लोग इंसान की जिंदगी की बातचीत कर रहे हैं। एक इंसान खुद जन्म लिया, उसका धन ठीक है, एसेट फिक्स है, उसके माता पिता और एक संतान हुआ, तो वो क्या हुआ? उसका डबलिंग हो गया। पहले एक था, दो हो गया, एक ही माँ की संतान हो गया, वो होगा उसका सहोदर, वो उसका सहोदर। अब चीज को समझिए। मान लीजिए आज से 10,000 साल पहले की घटना है। उस समय भारत भूमि में आर्यवर्त की समाज व्यवस्था था। एक परिवार कितना बड़ा होता था? बहुत बड़ा। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची सब लेके एक बहुत बड़ा लार्ज फैमिली, एक आर्यवर्ती परिवार, और सब एक साथ मिल बट के रहते थे, एक ही जगह खाना खाते थे, एक ही खेत में काम करते थे। और एक परिवार से दूसरा परिवार बहुत दूर में होता था, क्योंकि बहुत जमीन है। अब उस परिवार का जो बच्चा लोग है, एक छोटा बच्चा, 6 साल का बच्चा, वो किससे खेलेगा? वो अपना 15 साल के भाई से या बहन से नहीं खेल पाएगा, क्योंकि दोनों का फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करेगा। एक 16 साल का जो लड़का है, वो अपना 3 साल का बच्चा के साथ खेलेगा क्या? बातचीत करेगा क्या? वो 15 साल का जो है, वो 14 साल का जो है, उसके साथ अपना बातचीत करेगा, खेलेगा, उसका फ्रीक्वेंसी मैच करेगा। तो मान लो एक 7 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, घर में रहता है, खेलता है, और अपना 6 साल की या 7 साल की जो भाई से खेलते रहते हैं। अब बाहर खेत में बड़े लोग, घर के बाबा चाचा सब खेती कर रहा है। दोपहर को खाना देने को जाना है। माँ ने बोला बेटा खाना दे क्या? तो बेटा बोलेगा हाँ मैं जाऊंगा खाना देके। छोटा बच्चा है, जाएगा, बोलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है बाबा, मुझे डर लगता है बाबा, भाई को साथ में ले जाऊंगा। भाई क्या है? साहस। अकेले जाऊंगा, डर लगता है, भाई को साथ में ले जाऊंगा। बात भाई क्या है? साहस, करेज। तो सहोदर क्या होता है? साहस होता है। अब अकेले जो 2 भाई जाएगा, कितना दूर जाएगा? ज्यादा नहीं, पास में ही खेती, शॉर्ट डिस्टेंस तय करेगा। शॉर्ट डिस्टेंस, छोटा सा जर्नी। जब 2 बच्चा, भाई दोनों का तो फ्रीक्वेंसी मैच करता है, एक 6 साल का, एक 5 साल का, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करता है। जब जो दोनों बच्चा जाएगा, क्या ऐसे जाएगा? नो, बातचीत करते करते जाएगा, कम्युनिकेशन करते करते जाएगा। तेरा ना ये लाल घोड़ी मुझे दे दे, अच्छा मैं तेरा पीला घोड़ा ले लूंगा, वो करते करते जाएगा। अपने ही फ्रीक्वेंसी के जो बातचीत करते करते जाएगा, और कम्युनिकेशन जिसका फ्रीक्वेंसी मिलता है उससे ही कम्युनिकेट किया जाता है। करते करते सब लोग को खाना दे के आएगा। तो कितना, क्या बात हुआ? भाई, करेज, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, कम्युनिकेशन, इन ऑल दिस थिंग्स आर कनेक्ट टू द थर्ड हाउस। और वही छोटा बच्चा वाला बातचीत को आज के दिन में आप मोबाइल इंटरनेट का कनेक्शन का हो, मोबाइल की बातचीत का हो, चाहे दुनियादारी जो भी जो की कम्युनिकेट करे, ऑल द कम्युनिकेशन आर इन द डोमेन ऑफ थर्ड हाउस। अब न्यूज़पेपर में जो खबर मिलता रहता है, पहले तो गांव वो था, आपका टेलीग्राम था, आज के दिन में SMS हो गया, MMS हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जितना दिन जा रहा है, लेकिन दीज आर ऑल द डोमेन ऑफ कम्युनिकेशन। भाई साहस है, थर्ड हाउस इज द करेज, साहस। क्यों साहस है भाई?
जिसका भाई अपना है, भाई जिसका लाठी उसका बल। और लाठी मतलब मैंने क्या कहा, परिवार में भाई 10,000 साल पहले आज की दिन की तरह तो दुनिया नहीं था, उस समय परिवारवाद था, और उस परिवार के लोगों का साहस ज्यादा था, जिसके हाथ में ज्यादा लाठी है। तो जिसका बहुत सारा भाई है वही उसका साहस है, सब भाई मिल के लाठी पकड़ेंगे तो बस, तो वो है करेज। तो थर्ड हाउस बढ़िया है, करेज। अच्छा, थर्ड हाउस चल लिए, छोड़ दीजिए, अब हम फोर्थ हाउस में जाएंगे। फोर्थ हाउस को मैंने क्या कहा, फोर्थ हाउस को कहा सुख स्थान। देखिए, फोर्थ हाउस को अगर सुख स्थान कहेंगे तो सुख मिलता कहां पे, सुख मिलता कहां पे है? कोई भी इंसान को पूछिएगा कि भाई अपना एक्सपीरियंस से बताओ सुख कहां पे है, बोलेगा माँ की गोद में ही सुख है, और कहीं पे नहीं है, और कहीं पे सुख नहीं है। अब माँ की गोद मतलब माँ, तो चतुर्थ भाव माँ बन गया। अब एक चीज मैं कहता हूं, सुनिएगा। पहले जमाने में जब बंदर नीचे जमीन में आ गया, थोड़ा वो सीधा हो गया, बंदर से थोड़ा इंसान बन गया, थोड़ा इंसान बन गया, सीधा हो गया। अब उसका हाथ में लकड़ी है, हाथ में भाला है, कुठार है, अब उसको शिकार करना आ गया। अब वो हाथी घोड़ा मार के खाएगा, और झुंड में जाके एक हाथी घोड़ा को मार गिराएगा। लेकिन उस झुंड में एक साथ जाके मारने में मारेगा, लेकिन उसमें कौन कौन जाएगा? जो उस झुंड का पुरुष वो जाएगा। क्यों? उस झुंड में जो नारी है उसमें कोई कोई नारी माता है, कोई कोई नारी माँ बनने वाला है, बनने वाली है। ये प्रकृति का नियम है। अब जब कोई माता बनने की मतलब जो कोर्स में रहती है, वो क्या दौड़ के जाके वो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा? तो उसको सिक्योरिटी चाहिए। तब वो झुंड वाले सोचा कि इनको पहले हम गुफा में जाके छुपाए रखे। हाँ, खुद को ही मतलब सिक्योरिटी के लिए गुफा बनाने की दरकार था, बट सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की दरकार हुआ था उस माताओं को, संतान जो संतान गर्भ में लेकी है, तो उस माताओं के लिए पहले सिक्योरिटी की दरकार हुआ। तो वो अपना फर्स्ट गुफा से घर बनाना चालू किया, बोले यहाँ पे माता रहेगा, और वो पहला घर बनाया। किसके कारण? माता के कारण। माँ जहाँ पे है वहीं पे घर बस गया, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट बस गया, और वही दिन भर लड़ाई शिकार करके शरीर का विश्राम देने के लिए, थोड़ा सुख पाने के लिए वहीं पे सब आ जाते हैं। माँ है, सुख है, घर है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है। अब देखिए, जब सुख की बात आ गया, जब भी इंसानी शरीर कुछ करने में नाकाम होता है तो वो कुछ अच्छा सोचते हैं कि कैसे हम इसको सुविधा के साथ करें। चलना बड़ा मुश्किल होता है, गाड़ी बना लिया, सुख बढ़ा दिया, लग्जरी हो गया आज के दिन में। पहले जमाने में लोग घोड़ा बनाए थे, पहले जमाने लोग कार्ट बनाए थे, आज के जमाने में मर्सिडीज बना लिया। सेम चीज है, सुख की जगह चौथा भाव। तो माता, घर, परिवार, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट, सुख, और क्या कहा मैंने? लग्जरी। अब एक चीज को सोचिए, सुख की जब बात होता है तो हम कहते हैं किसी एक इंसान को कहते हैं कि जब माता के गर्भ में रहता है वो भगवान विष्णु की तरह सोए हुए रहते हैं, क्षीर सागर में जैसे सोए हैं, सुखी नींद, एकदम सुख। कहाँ पे? माँ के गर्भ में। और वही इंसान जब आफ्टर डेथ मर जाते हैं, जब उसको टॉम में सुलाए जाते हैं, तो लोग कहते हैं भाई एकदम सुखी नींद मार रहा है, कहते हैं ना। तो सुख कहाँ पे है? एट द बिगिनिंग, इन द मदर्स वूम, एट द एंड, एट द टॉम। चौथा भाव, एंड ऑफ एनी एपिसोड। चतुर्थ भाव। आप में से किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा है? क्या क्लास थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, बोरिंग लग रहा है किसी को? नो प्रॉब्लम, नो सर, नो। हेलो, नमस्कार सर। ठीक है, नहीं सर, काफी हम अच्छा। थोड़ा और कंटिन्यू करें।
देखिए, यही हो गया चौथा भाव की बात। अब चौथा भाव के बाद हम पंचम भाव की बात करेंगे। पंचम भाव को मैंने क्या कहा? पुत्र स्थान, पुत्र, वर्ड को समझिएगा, पुत्र। मैं तो चौथा भाव का कुछ बात कह दिया, आप इसको थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सोचिएगा, किताब पढ़ते पढ़ते समझिएगा कि चतुर्थ भाव में और क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। देखिएगा, हजारों एट्रीब्यूट्स आप लोग समझ पाओगे इसी चीज को कनेक्ट करते करते। पंचम भाव को कहा गया पुत्र स्थान, पुत्र, पुत्र बाद में, पुत्र ऐसे ही होता है क्या? संतान ऐसे हो जाता है? देखिए, जब एक पति पत्नी का एक पर्टिकुलर मुहूर्त में एक पवित्र हो चाहे जो भी हो, एक मौज मस्ती के कारण, मौज मस्ती, प्योरली एंटरटेनमेंट, चाहे जो भी कहो, मौज मस्ती के कारण ही एक संतान की जन्म होता है, और ये एक ट्रूथ है, तब एक संतान प्राप्त होता है। तो पंचम भाव को पहले हम किस चीज का कारक कहेंगे? एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती। संतान तो उधर निकल गया, पुत्र स्थान। अब संतान क्या है भाई? संतान है हमारा फल। इस धरती में हम जो जन्म लिए हैं वो भगवान विष्णु की, कृष्ण की जो बात है, कर्माने वादि का रास्ते में फलेषु कदाचन, फल तो तुम्हें मिलेगा भैया जैसे कर्म किए हो। तो पुत्र क्या है? फल। जैसे पिता का कर्म होगा, उसकी भरनी उसका पुत्र से उसको मिल जाएगा। तो फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ रिजल्ट ऑल्सो, फल की जगह, संतान की जगह। अच्छा, मौज मस्ती का मैं बात कर रहा था। मौज मस्ती मतलब एंटरटेनमेंट। इस दुनिया में जो जो कुछ काम करने में आनंद मिलता है, मस्ती होता है, मौज होता है, वो सब पंचम भाव का है। देखिए, बच्चा लोग दोपहर को, बड़ा धूप है, दौड़ दौड़ के बीच मैदान में खेल रहा है, उसका पसीना आ गया, पसीना आ गया, मुंह काला हो गया धूप के कारण, फिर भी वो दौड़ के फुटबॉल खेल रहा है। कैसे? मौज के कारण, मौज मस्ती के कारण। एंड रिजल्ट क्या है वो उसको कुछ आता जाता नहीं है, बट अभी मस्ती हो रहा है, खेलो भैया। ये है पंचम भाव की मस्ती। पंचम भाव की मस्ती में जितना भी सिनेमा, फिल्म, थिएटर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सब पंचम भाव। जो भी कामों में मौज मस्ती मिलता है, लोग जो लॉटरी खेलता है, लॉटरी, गैम्बलिंग करते हैं, क्या लोग लॉटरी प्लस माइनस करके खेलता है? या लॉटरी खेल के कोई अपना संसार वो निर्वाह कर सकता है? नो। एक इंसान 5 साल 7 साल लॉटरी में 10 पैसा नहीं कमाया और लाखों रुपया गवा दिया, फिर भी वो लॉटरी खेलता है। क्यों? बोला, एक दिन अगर एक का लगा के 100 मिल जाए कितना मजा होता है? एक का लगा के 100 मिल जाए कितना मजा होता है? उस मजे की वासना में वो लॉटरी खेलता है, गैम्बलिंग करता है, रेस खेलता है। ये मौज मस्ती का कारण। तो जितना भी मौज मस्ती वाला जो भी गैम्बलिंग, खेल कूद, सब पंचम की खेल है, एंटरटेनमेंट सब पंचम की बात है, और फल की भी बात है। इसके बाद हम जाएंगे छठा भाव में। छठा भाव को मैंने क्या कहा? रिपु। छठा भाव को क्या कहा मैंने? रिपु। एक सेकंड। छठा भाव को हम कहते हैं रिपु भाव। रिपु क्या है? जब ईश्वर ने इंसान को सृष्टि किया था, देखो आप सभी को पता है, एक बाइबल का स्टोरी है, आदम ईव का स्टोरी। वहां पे है कि जब पहले आदम और ईव को ईश्वर ने अपनी बगिया में रहने का मौका दिया, बोला तुम लोग रहो, यहाँ के जो फल है, फूल है, उसको तुम निरंतर कंज्यूम करो, कोई बाधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आदम ईव बड़े खुशी से
वो लोग कर रहे थे, सब कुछ बड़ा मजे में थे। लेकिन एक पल उसके अंदर रिपु की ताड़ना आ गया, उनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह, मात्सर्य का उदय हो गया। अब उसके अंदर शर्म, लाज का नाम का चीज आ गया। तो बात है, इंसान, ईश्वर ने जब मनुष्य को सृष्टि किया है, ईश्वर ने जब मनुष्य को सृष्टि किया है, तो मनुष्य को, मैंने क्या कहा, मनुष्य जीवन में आत्मा के साथ मन और बुद्धि है। तो इस मनुष्य का मन और बुद्धि भी है। अब इस मन और बुद्धि के कारण, इस मन और बुद्धि के कारण इंसान सोच अच्छा भी सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं, फ्री विल है। इंसान में विचार, विवेचना, बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा जैसे है, ठीक उसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सब भरा है, सब कुछ है। और ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स, ये ईश्वर की वरदान है, दोनों ही रहेगा, प्लस माइनस दोनों ही रहेगा। ये सृष्टि का नियम है, आधा अंधेरा भाई, आधा उजाला। बिना अंधेरा का उजाला का कोई बात नहीं है, उजाला का बिना अंधेरा का कोई बात नहीं। इसीलिए अच्छा है, बुराई है, और हर एक इंसान के अंदर अच्छाई बुराई है। ये जो बुराई वाला जो पार्ट है, दिस आर ऑल रिपुस, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। अब किसी का अगर रिपु एक्टिवेट हो गया, कोई भी रिपु एक्टिवेट हो गया, मान लो कोई क्रोधी हो गया, तो क्रोध के तारण में वो गलती करेगा। किसी का अगर लोभ एक्टिवेट हो गया, तो लोभ के कारण में वो बहुत खाएगा, रोग होगा। सीधा बात, इनडिसिप्लिन, दो चीज है, एक नियम, एक अनियम। ये छठा भाव का खेल है, एक नियम, एक अनियम। आइदर आप नियम में हो, यू आर इन डिसिप्लिन। नियम किसका? प्रकृति का नियम। आप प्रकृति का नियम मान के चल रहे हो, आप नियम पे चल रहे हो, यू आर इन डिसिप्लिन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप इनडिसिप्लिन हो गए हो, प्रकृति का नियम को आपने तोड़ दिया, उल्लंघन किया, आपका रिपु जागृत होगा। रिपु जागृत होने से ही आपका रोग होगा। जब रोग होगा, आपका शरीर डिटोरेट करना चालू होगा। देखो, हेल्थ इज ओनली वेल्थ। ये पैसा, ये रुपया, ये जायदाद, बीवी बच्चा कुछ अपना नहीं है। वी नो एवरीबॉडी। ईश्वर ने हमें भेजा है, मैं अकेले आया हूं, मुझे अकेले जाना पड़ेगा। ईश्वर ने इस शरीर को दे दिया, इस शरीर को लेके ही मुझे ये जीवन चलना पड़ेगा। ये शरीर अगर ठीक है, मेरा चलना फर्स्ट क्लास है। ये शरीर अगर खराब हो गया, तो मेरा चलना खराब हो गया। मुझे लंगड़ाते लंगड़ाते, कष्ट पीड़ा उठाते उठाते चलना पड़ेगा इस शरीर के कारण। और ये शरीर जब खराब होता है, हम कहते हैं रोग हुआ। हमारा जब रिपु जागृत होता है, हमारा डिसिप्लिन भंग होता है, तो हमारा रोग एक्टिवेट होता है। और जब भी रोग होता है, तब हमें क्या करने की दरकार होता है? तब हमें जो मेरा नहीं है, उसको भी जुगाड़ करने की दरकार होता है, ऋण करके। हम ऋणग्रस्त हो जाते हैं। तो रोग, ऋण और शत्रु। और जब हम ऋण करना चालू कर देंगे, तो बहुत लोगों से लेना चालू कर देंगे। अब जब उसको नहीं दे पाएंगे, वो हमारा शत्रु बन जाएगा। ये कामना, वासना, लालसा, काम, क्रोध, इसके कारण ही हमारा रोग होता है, ऋण होता है और शत्रु होता है। अगर हम डिसिप्लिन होंगे, तो ये काम होगा नहीं। तो 6th हाउस इज द हाउस ऑफ अनुशीलन, डिसिप्लिन। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ सर्विस, सेवा। भगवान कृष्ण का वही बात, कर्माने वादी का रास्ते मां फलिषु कदाचन। फल की इच्छा तुम ना करो, फल के बारे में ना सोचो, फल मैं दूंगा। तुम कर्मा करते जाओ, अच्छा कर्मा करते जाओ। अच्छा कर्मा मतलब तुम मेरे इस धरती, ये ब्रह्मांड, मेरा इस संसार की सेवा करो। ये पूरा संसार उसका है, सब कुछ, सब कोई उसका है। अगर उसकी सेवा करना है, तो इस संसार की सबको सेवा करो। आप जितना भी सेवा करता जाओगे, वो उतना खुश होगा। तो छठा भाव क्या है? सेवा की भाव। अब सेवा करता जाओ, आपका ये सब चीज खत्म हो जाएगा। दिस इज द हाउस ऑफ 6th हाउस। और आज के दिन में वही 6th हाउस रिसिप्ट पेमेंट बन गया, सर्विस बन गया, नौकरी बन गया, बैंक बैलेंस, बैंक से लेन देन, ऋण, बैंक का लोन, सब बन गया। बट मेन थिंग वाज दैट सप्तम में जाया स्थान। कहिए सर, एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार सर। सर मैं कह रहा हूँ ये सारी चीजें पीडीएफ हाँ? फाइल में है सर, मिलेंगी जो आप हमें बता रहे हैं अभी?
सर ये सारी चीजें पीडीएफ मैंने मिलेंगी, आपका बात पीडीएफ समझ में नहीं आ रहा है जो मुझे। बता रहे हैं अभी सर हमें। सर मैं कह रहा हूँ ये सारी मैं चीजें जो जो आप बात बोल बोल रहे रहा हैं हूँ ये ना, सब पीडीएफ में मैं अपना मिलेगा? अनुभव बोल रहा हूँ, और ये जी कहीं पे जी नहीं मिलेगा आपको। जी ओके सर, अब तक मैंने जो बात आप लोगों को बताया, ओके सर। ये दुनिया में किसी किताब बहुत जगह में आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ। पीडीएफ में तो मैं स्पेसिफिक चीज को देखिए आप, मैं इसकी बेस बता रहा हूँ, बेस और स्टोरी पे मैं अभी बताने की प्रयास कर रहा हूँ, ताकि ये सुन के जी आपको सर, मोटा जी सर। मोटी बात क्लियर हो जाए। आपका अगर एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज, किसी का आप में से अगर किसी का राइट एस्ट्रोलॉजिकल सर। नॉलेज है, बैकग्राउंड है, तो मैं कहता हूँ शुरू का 4-5-6 घंटा थोड़ा आप लोगों को झेलना पड़ेगा, बिकॉज ये बोरिंग लग सकता नहीं सर, हमें तो सर बल्कि अच्छा लग रहा है, कोई है। प्रॉब्लम नहीं देखो है सर, मेरा मगर एक यही जो मुझे बता बताना रहे हैं है, सर, अगर हो पीडीएफ सकता में है होते तो और ज्यादा राहुल जी बढ़िया रहता है। कि आप यहाँ पे 5-6 लोग हो। हाँ, मेरा इस बैच में कम होगा, कई क्लासेस में 20-25 लोग होता है। मुझे ना जी जी 25 लोगों को इक्वली देने की दरकार होता है, कि बहुत सारा लोग है जिसको पता ही नहीं, दोज हु डोंट राइट नो सर, जीरो अबाउट इट, और उनको स्टोरी सुन के मोटा मोटी समझ राइट में आ सर। जाएगा। इसलिए मैं स्टोरी में आगे, नहीं तो मैं छठा भाव का रोग रिंग शत्रु बल के जी निकल जाऊंगा, बस हो गया। ठीक है, रोग रिंग हाँ शत्रु सर, बल, कई लोग नहीं समझाते इतना डीपली, मतलब सर मैं देखा ना सर। ठीक है। देखिए, मैं और नहीं टानूंगा, लेकिन क्योंकि राइट क्लासेस थोड़ा लॉन्ग हो गया है, और टालने से क्या होगा, मैं सप्तम भाव तक बोल के आज यहीं पे एड कर दूंगा, मैं 7th हाउस तक बोल के, क्योंकि देखो एक पेशेंस की बात है, इतना लंबा क्लासेस सर, अच्छा नहीं होता। मैं उसीलिए एक बार, मैं 1 घंटा में राइट पूछा सर, था हाँ आप जी, हाँ लोगों जी। का, आप में से जी किसी सर, का जी। प्रॉब्लम, मैं एकदम सीधा बता देता हूँ। अगर कभी लगे कि भाई अब अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बताऊंगा भाई, सबका एक लिमिट होता है। और मैं 2 घंटा मतलब 1 घंटा 45 मिनट पे, 1 घंटा 50 मिनट मैं बोल रहा हूँ, और जो चीज के ऊपर बोल रहा हूँ ये इतना मतलब मजेदार चीज नहीं है। मैं सीधा बताता हूँ, मजेदार चीज तो 6-7-8 क्लासेस की बात होगी, तब आप लोगों को बोरिंग नहीं लगेगा, तब एक्सप्लेनेशन होगा, राइट तो मैं सर, बोलूंगा, आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा, तब एक 6 क्लासेस 5-6 क्लासेस के बाद मजा आ जाएगा। शुरू का 2-3 क्लासेस आप प्लेसिडियस हाउस ट्यूशन सिस्टम से ही आप लोगों को क्लियर हो ठीक है जाएगा। सर। देखिए, चीज जब कठिन होगा, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, चीज जब कठिन होगा, कुछ 3 क्लास का बाद ही चीज कठिन होगा, राइट सर, टफ होगा, तभी मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जो भी पहुंचे हो, ठीक है सर, आप लोग को कुछ कठिन चीज जानने के लिए पहुंचे हो। ये इजी चीज तो हर किताब में लिखा होता है, नो, बट शुरू का 2-3 राइट क्लास सर, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा स्टोरी होगा। राइट सर, हर क्लास में मैं यही बताते रहता हूँ, क्योंकि ठीक है सबसे, सर, राइट सर, सर राइट सर। एक क्वेश्चन था सर, हाँ इस वाले हाउस से वो भी देखेंगे एक्सीडेंट, एक्सीडेंट देखिए, एक्सीडेंट छठा छठे भाव से हाउस से एक्सीडेंट होता एक्सीडेंट। नहीं है भैया। एक्सीडेंट इज द हाउस ऑफ 8th हाउस, अच्छा, दुर्घटना। मैं 8th हाउस जब बताऊंगा तब बताऊंगा। आप अगर पूछ ही लिए हो एक्सीडेंट, वाई एक्सीडेंट, ओके ओके 8th हाउस इज द हाउस ऑफ अनसर्टेनिटी। सर लॉन्गेविटी हो रहा है, 8,000 हाउस देखिए, ऑफ लॉन्गेविटी, लॉन्जिविटी लॉन्गेविटी। 8th हाउस है, बट वाई लॉन्जिविटी? लॉन्जिविटी क्या है? हम जिंदा है, ये सबसे बड़ा बात है। सर ये देखो, बीमारी हो हम गई, जिंदा है, वो हम जिंदा मतलब है, ये सबसे बड़ा बात है, हम जिंदा है, हम मरे नहीं। 8th हाउस का कोड वर्ड क्या है? जी सर, निधन। निधन मतलब क्या है? मरण। निधन, अब जी सर, जो मरण को जय कर लिया, वही तो उसका ही तो लॉन्जिविटी होगा ना भैया। लोग तो, कई लोग कहते हैं ना, राइट मैं सर, रोज मरता हूँ, मैं रोज जीता हूँ, है ना, बहुत सारे लोग हैं, मैं तो मर गया हूँ जैसे, वो निधन है। तो लॉन्जिविटी मतलब ये, हम लॉन्जिविटी को क्या मानते हैं? ये शरीर का लास्टिंग, मतलब लॉन्ग लास्टिंग बॉडी, सीधा बात। ये जो शरीर है, जो भगवान ने मुझे दिया है, सांस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, हम जिंदा है, सांस अंदर गया, बाहर आना बंद, मर गए, तो लॉन्जिविटी खत्म। तो लॉन्जिविटी का जो बात है, ये 8th हाउस का बात नहीं है, ये 1st हाउस का बात है। मेरा एक्सप्रेशन हमेशा लोग देख रहे हैं, ओके सर, अगर ना बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि 8th longevity हाउस लॉन्गेविटी तो देखते हैं, वैदिक मैंने पढ़ा ज्योतिष था में दोनों 8th को लॉन्जिविटी देखते हैं, बट वी आर डूइंग केपी एस्ट्रोलॉजी। वैदिक में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ केपी जी, एस्ट्रोलॉजी यहाँ का KPS सर, फंडामेंटल यस थ्योरी सर, कुछ अलग है। कृष्णमूर्ति जी ने वैदिक ज्योतिष को, जी सर, उन्होंने, एकदम बुरा मत मानिएगा, कृष्णमूर्ति जी वाज अ वेरी एडुकेटेड पर्सन, प्रोफेसर, और ही वाज ए साइंटिस्ट राइट सर, आल्सो। वो साइंटिफिकली हर चीज को सोचा,
लॉन्जेविटी क्या है? मैं एक इंसान हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरा सांस जा रहा है बाहर और लोग देख रहा है कि ये तो जिंदा है भाई, चल रहा है, बात हो रहा है। तो मेरा अपीयरेंस, मैंने फर्स्ट हाउस में क्या कहा कि फर्स्ट हाउस मतलब मेरा ये जो है, मैं जो हूँ, मेरा बिकमिंग, मैं जो बीइंग, इस बीइंग को जो एक्सप्रेशन लोग देख के जिसको वो लगेगा कि इसका एक्सप्रेशन, दैट इज माय फर्स्ट हाउस। तो मैं जिंदा हूँ, ये लोग देख रहा है, दैट इज माय एक्सप्रेशन। तो मैं लॉन्जेविटी, और मैं तो लॉन्जेविटी मैं नहीं कहूंगा भाई, लोग कहेगा भाई क्या लंबा उम्र है भैया। किसको देख के कहेगा? मुझे देख के, इस शरीर को देख के कहेगा भाई 90 साल का उम्र हो गया, 100 साल का उम्र हो गया, फर्स्ट इतनी भी हाउस जिंदा है, ही इज वेरी लॉन्ग आयु। वो पहला भाग का वो केपीएल के अनुसार मैं पहला भाग उसका रूल भी दूंगा। व्हाट ठीक इज है लॉन्जेविटी का रूल क्या है, हाउ टू सी लॉन्जेविटी, आपका आयु कितना है, मेरा आयु कितना है, उसका आयु कितना है, हाउ टू सी इन केपी एस्ट्रोलॉजी। आई विल गिव ऑल द रूल्स इन दिस कोर्स, डोंट वरी। लेकिन अष्टम भाव जो है वो निधन की बात है, मैं आज नहीं बताऊंगा, मैं ना नेक्स्ट डे सप्तम। अब लोग मुझे थोड़ा याद, एक चीज मैं सबको कहता हूँ, आज मैं छठा भाव में बंद किया, नेक्स्ट डे आप लोग मुझे एक बार शुरू में मैं पूछूंगा कहाँ से शुरू करें, तो आपको कोई प्लीज बता दीजिएगा सप्तम भाव से। मेरा इसके बाद और बता 3 देंगे 4 सर, 5 बता क्लासेस हो देंगे, बता जाएगा, देंगे मैं सर। फिर इधर उधर खो जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। नेक्स्ट डे नहीं मैं सर, बता ग्रहों के देंगे बाद सर। राशि की चर्चा कर दूंगा, राशि की चर्चा के बाद हम ग्रह की चर्चा करेंगे, ग्रह की चर्चा के बाद हम सीधा नॉर्थ इंडियन चार्ट, साउथ इंडियन चार्ट और उसको देखने की तरीका, फिर प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम में चले जाएंगे और आगे 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 चलता जाएंगे। ठीक है जी, इसमें सर बताइए एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, लास्ट क्वेश्चन सर। इसमें सर ये सारी चीजें मतलब जो हमें सर प्रिडिक्शन के लिए चाहिए होती बताइए, हैं, फिर वो बताइए, मैं सारी समझा चीजें कवर हो नहीं। जाएंगी। हेलो, हाँ सारी चीज मतलब, हाँ बताइए हेलो बताइए। सर, आवाज आ रही है सर मेरी? मतलब सर A to Z तक सर सारा कवर हो जाएगा सर, मैं ये कह रहा हूँ सर। मतलब A to Z तक सर जो प्रिडिक्शन होती है सर, मतलब A देखिए to Z मैंने तक सर जो सिलेबस प्रिडिक्शन आप लोगों होती को है दिया सर, था मतलब ना, जो मतलब एक सारी चीजें सिलेबस कवर हो दिया था ना जाएंगी आप जी। लोगों को, उस हाँ सिलेबस जी में, उस सिलेबस में मैंने जो जो लिखा सब हाँ जी बताऊंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, और एक चीज ठीक है सर, आप ठीक सभी को है। मैं कहता हूँ, क्लास में आप लोग लाइव आइएगा और प्रश्न उत्तर करिएगा, क्वेश्चन रखिएगा, कहीं पे भी झंझट, कहीं पे भी मन में ठीक है सर, दुविधा प्रश्न आएगा तो मुझे बताइएगा। हाँ, प्रश्नों का मैं एक रूल बता देता हूँ, फ्लो में प्रश्न मत करिएगा तो मेरा फ्लो टूट जाएगा। एंड में जाके आप लोग प्रश्न हाथ में रखो, एंड में जाके प्रश्न को करो कि आज ये आपने बोला क्यों ठीक है मुझे सर, हजम नहीं हुआ, कि ये प्रश्न है, मैं उसको एक्सप्लेन फर्दर करूंगा। कि मान लीजिए, हाँ बताइए। सर ग्रुप में नहीं ग्रुप में कहीं सर मुझे ग्रुप में सीधा पूछ यहाँ सकते हैं, पे जो आमने जो सामने व्हाट्सएप करो, का मैं ग्रुप बना है बकबकिया उसमें डाल इंसान सकते हैं। हूँ, सुनूंगा बोलूंगा, आमने सामने। और देखो भैया, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, अगर मुझे पता नहीं है ना, मैं सामने बता दूंगा मुझे पता नहीं भैया, मुझे समय दे, मैं कल किताब पढ़ के बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं सब ठीक है जानता सर, नहीं हूँ, जी मैं भगवान ठीक नहीं है हूँ। सर। आई एम जस्ट ए लिटिल ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, और मैं नहीं केवल सब नहीं हूँ। नहीं सर, आपकी क्लास बहुत अच्छी रही, क्लास आज की सर, आज की क्लास बहुत अच्छी रही सर, बड़ी लंबी क्लास भी रही और बहुत अच्छी रही क्लास। थैंक यू वेरी मच। जी सर, बहुत चलिए आज अच्छी। यहीं पे सर इतना डीपली कोई नहीं बताता सर, इतना डीपली कोई नहीं बताता सर, मैंने ऑलरेडी एक दो कोर्स और भी कराए हैं, मगर सर आपने बहुत सारी ठीक चीजें है जी, बताई सर कम चलिए तो समय हम में। नेक्स्ट, आज कौन सा बार हुआ, वेडनेसडे, तो हम फिर फ्राइडे आज सर है आपका वेडनेसडे। ठीक है, चलिए जी ठीक है सर, राइट सर, जी ठीक सर। है, ठीक है, ओके सर, ओके सर। नमस्कार सर।